व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हैं आप सभी के हालचाल दोस्त। मेरा नाम आदेश जैन। हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मे 23 एग्जाम पेपर सोल्यूशन, राइट। और बता दूं ये एक सोल्यूशन वीडियो है, वो रिव्यू वीडियो अलग था जो 2 दिन पहले अपलोड किया था। उस रिव्यू वीडियो में मैंने जो बातें कही थी उससे रिलेटेड एक छोटा सा कन्फेशन करना है। सर, आपने रिव्यू वीडियो बनाया था, ये सब चीजें हमें बताई थी, परफेक्ट। इस रिव्यू वीडियो में के टाइम मैंने आपको कहा था कि यार मैंने स्टूडेंट्स का पोल लिया तो लगभग 1000 बच्चों का वोट क्या बोलता है। 1000 बच्चों ने वोट देकर बोला कि सर हमें तो 1000 बच्चों की टोटल वोटिंग थी जिसमें 50% स्टूडेंट कह रहे 40 आना भी मुश्किल है। मैंने कहा था बॉस, पेपर इजी नहीं है, मानी बात इजी नहीं है ना, लेकिन डिफिकल्ट उतना नहीं है कि हम पास नहीं हो पाए। एग्जाम्शन नहीं आएगी चलेगा, बट पास तो होना बनता ही है, और उस बात पे मैं अभी भी टिका हुआ हूं, राइट। सर फिर कन्फेशन किस बात का, सुनना। मैंने क्या कहा था कि यार पेपर 54 मार्क्स के तो देखे हुए क्वेश्चंस थे, राइट। फिर मैंने कहा था 34 मार्क्स के क्वेश्चन नए बट इजी है, सिर्फ एक क्वेश्चन है 8 मार्क्स का जो डिफिकल्ट है। एक बात बताऊं, कहा मैं अपनी गलती एडमिट करना चाहूंगा। इन दोनों क्वेश्चंस को मैंने देखा, सॉल्व नहीं किया वीडियो बनाने के पहले, जब एग्जाम के एक डेढ़ घंटे में पेपर वीडियो आया था। सॉल्व नहीं किया, तो जब मैंने सॉल्व किया, आज मैं सोल्यूशन वीडियो बना रहा था, जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे को रियलाइज हुआ कि यार एग्जामिनर ने यहाँ पे एम्बिग्युइटी डाल दी। और वो स्टूडेंट देखा हुआ क्वेश्चन खोल के चालू कर दिया, देखा हुआ क्वेश्चन देखा और चालू कर दिया सॉल्व करना, फिर पता चल रहा है बॉस यहाँ तो बीच में फंस गए, राइट। इसमें आपकी नहीं, गलती उनकी है। कहाँ गलती वो भी बताऊंगा, राइट। तो इसीलिए मैं अपोलोजाइज करना चाहूंगा कि यार जो मैंने क्वेश्चन बोला ना कि यार ये तो इजी है आप कर सकते थे, वहां पे वो करते टाइम क्या प्रॉब्लम आ सकती थी वो बात मैंने स्टूडेंट की ध्यान नहीं रखी, जिसके लिए मेरा आपसे अपोलॉजी। सेकंड, फिर भी खुशी इस बात की है कि आप लोगों को स्कैम का पार्ट नहीं बनाया मैंने, है ना। स्टूडेंट के मैसेज आए कि सर हम वीडियो देख रहे हैं जिसमें लोग कमेंट कर रहे हैं 90+ हमारी बुक से था, राइट। और ये मेरे नहीं है, उन्हीं के स्टूडेंट है सर, ये बुक है इसमें ये क्वेश्चन वो लोग बोल रहे हैं ऐसा, इसमें मैंने कहा मिस कर दिया क्या मेरी। मतलब आप सोचो एसएफएम की शाम को एक बंदा कॉल कर रहा है जो पूरा खुद से टूट चुका है, बोल रहा है सर मैंने अपना सब कुछ लगा दिया था, सब सारी चीजें ली, मेरा स्टूडेंट है भी नहीं वो, एक जेनरिक स्टूडेंट, क्योंकि मैं पब्लिक डाउट सॉल्व करता हूँ, कोई भी स्टूडेंट है आप मुझे व्हाट्सअप करते हैं मैं आपका डाउट सॉल्व करता हूँ, ठीक है। टेलीग्राम पे उसके स्क्रीनशॉट्स भी भेजे मैंने। सर वो स्टूडेंट मेरा है भी नहीं, बट वो आके टूट रहा है अपने पास, है ना, उसका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, बोल रहे सर मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट दे दूं क्या प्लीज, मेरे को आप अलाउ कर दो। मैंने कहा भाई क्यों, बोले सर वो कमिटमेंट हो रहा है उधर यूट्यूब वीडियो पे कि 90+ हमारी बुक्स में, और सर इधर मैं टूट रहा हूँ क्योंकि मुझे तो देख के लग रहा है मुझसे ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। जब मैंने सोल्यूशन किया ना, तब रियलाइज हुआ कि यार उस बंदे की बात सही थी, क्योंकि जब आप अंदर घुस रहे हो तो पता चल रहा है कि या तो उन्होंने पॉइंट ऐसा ट्वीक किया है कि स्टूडेंट को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए था, अब वो नहीं है तो स्टूडेंट गया। दूसरा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है बॉस, फिर भी फंस गए क्योंकि एग्जामिनर ने इंफॉर्मेशन ही ऐसी दे दी है, इंफॉर्मेशन में कुछ क्लैरिटी नहीं, नंबर्स ही ऐसे दे दिए जिनके बारे में बात करूंगा इस वीडियो में, सब कुछ बात करूंगा, राइट। तो उस स्कैम का पार्ट नहीं बनाया मैंने आपको गलती से, जिसमें मैंने कमिट किया कि देखो बॉस 90+ देखा हुआ है, आप समझ गए हो किसकी बात चल रही है। सर बोला था सिर्फ 54 मार्क्स के देखे हुए क्वेश्चन और सिर्फ वही निकले, उसमें भी मैं कन्फेस कर रहा हूं कि एक क्वेश्चन में वहां भी उन्होंने स्कैम कर दिया कि यार स्टूडेंट शायद कंफ्यूज हो सकता है, बताऊंगा, करेक्ट, ठीक है। तो अब आओ सर इस वीडियो के एनालिसिस पे बात करते हैं, क्योंकि मैं बताऊंगा जब ऊपर से देखता है ना फैकल्टी तो बोलता अरे ये तो देखा हुआ है, सिर्फ इसमें यही तो इन्फॉर्मेशन है नया, और आपको बुक से मैच करा देंगे, राइट। मैं भी आपको बुक से मैच कराऊंगा और ये भी बताऊंगा कि देखो बुक में जो पुराने क्वेश्चन है पास्ट एग्जाम या फिर आरटीपी एमटीपी, उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में ये फर्क है जहां एक स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, ठीक है। तो ये वीडियो कंप्लीटली उसी इंटेंशन से बना है कि आपको हर एक क्वेश्चन पे कंप्लीट क्लैरिटी देना चाहूंगा, ठीक है। सुनना सर, 93 93 और ये वीडियो पता है अभी क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट का रिक्वेस्ट था सर ग्रुप 1 क्लियर होने के बाद सोल्यूशन डालना, है ना, और वही प्लान था, क्योंकि मुझे लगा यार आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, ठीक है। तो अभी भी रिक्वेस्ट है, सुनो अभी भी रिक्वेस्ट है, अगर आपका अभी पेपर चल रहा है ना, तो सिर्फ एक बात सुन के चले जाओ, आगे मत देखना। ये बात सुन लेना कि अगर आपका पेपर अच्छा नहीं जा पाया ना एसएफएम का, इसमें आपकी गलती नहीं है, आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका नहीं गया होगा, करेक्ट। तो प्लीज मिसलीड मत होना कि यार चीजें इजी है, वो बोल रहे इतना बुक से था, या फिर सारे स्टूडेंट्स माहौल बना रहे पेपर अच्छा गया, मतलब कुछ कुछ ही बना रहे, बट वो लोग माहौल बना रहे पेपर अच्छा गया, तो सर हम में कहाँ कमी है, हम तो टूट रहे हैं, हम ऑडिट का पेपर कैसे देंगे। आपकी गलती नहीं है, पेपर टफ था, चेकिंग इजी होने की पॉसिबिलिटी, आप अपना बेस्ट देकर ऑडिट पढ़िए और यहां से चले जाइए, वीडियो बाद में देखना, ठीक है। अब वो लोग जो वीडियोस देखने पे रुके हैं, मतलब जिनका अटेम्प्ट इमीडिएटली नहीं चल रहा है, वो लोग ध्यान देना। सर इक्विटी एंड कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, है ना, का ये क्वेश्चन,
अब जो बोल रहे इक्विटी कॉर्पोरेट वैल्यूएशन मतलब आप इक्विटी वैल्यूएशन मान लो, सिक्योरिटीज वैल्यूएशन मान लो, ठीक है। नवंबर 18 में पूछा गया मिलता जुलता क्वेश्चन। मतलब मैं बोलूं कि अगर मैं क्लेम कर रहा हूं ना कि देखो मेरी बुक में क्वेश्चन, तो जाके देख लो क्वेश्चन नंबर 93 है, नवंबर 18 उसके ऊपर अटेम्प्ट भी लिखा होगा, है ना। पब्लिकली क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है, इसके डिस्क्रिप्शन में भी है, इक्विटी एंड कॉर्पोरेट वैल्यूएशन का जाके 93rd क्वेश्चन देख लेना। लेकिन बताऊं क्या, जब आप सॉल्व करने जाएगा ना तो एक स्टूडेंट को पता चलेगा यार इसको सिमिलर क्वेश्चन भी बोल देना ना पाप है, क्योंकि यार थॉट प्रोसेस अलग हो जाती है, वो उस रिदम में चीजें सॉल्व नहीं हो रही यार। सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, फ्लो सेम है, क्वेश्चन सिमिलर नहीं है बॉस। सिमिलर से भी उसको नीचे कैटेगरी में पुट करेंगे क्योंकि स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहा है एग्जाम में सॉल्व करने में, राइट। तो इसको अपन ने तो नए कैटेगरी में ही लिया था, न्यू बट इजी की कैटेगरी में ही लिया था, सेम कभी नहीं बोला कि वो बुक का पार्ट है। अब देखना सर इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या बोल रहा है, ध्यान से पूरा सॉल्व करेंगे। इसको मैंने सिमिलर के भी नीचे रखा है, डिफरेंट क्वेश्चन है, फ्लो सिमिलर है, ठीक है। सुनना सर, हाई ग्रोथ लिमिटेड एक्सीलेंट ग्रोथ है, नंबर ऑफ ईयर्स है। अब जब आपकी कंपनी बहुत अच्छा ग्रो करती है ना तो बहुत अच्छा पैसा बनाती है, पैसा बना दिए तो डिविडेंड के फॉर्म में देंगे, दे सकते हैं, बायबैक करवा देते हैं, पैसा है क्या करेंगे, वापस दे दो, शेयर्स ले लो। तो उनने सोचा कि चलो बॉस बायबैक करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रपोजल टू रिवॉर्ड शेयर वर बाइंग बैक 20% ऑफ शेयर एट अ प्रीमियम। पहला स्टूडेंट बहुत कम होंगे बट किसी ने स्कैम कर दिया होगा कि बायबैक 20% प्रीमियम पे हो रहा है। नहीं बॉस, 20% शेयर्स का बायबैक किसी प्रीमियम पे हो रहा है, प्रीमियम का अमाउंट नहीं बताया, ठीक है। द प्रीमियम इज टू बी पेड बाय रेजिंग अ लोन फ्रॉम द बैंक। सबसे पहला स्कैम बॉस, सबसे पहला स्कैम नहीं, जेन्युइन। आई वुड अप्रिशिएट आईसीआई, देखो जहां उन्होंने अच्छे काम किए उनको अप्रिशिएट करेंगे, जहां उन्होंने स्कैम किए वो भी बताएंगे, है ना। सबके स्कैम, खुद से लेकर सबके स्कैम आज जो जो आएंगे सब साफ हो जाएंगे, राइट। खुद का एक स्कैम कन्फेस कर लिया मैंने, है ना। बहुत शानदार इंस्टीट्यूट ने क्या करा, पुराने क्वेश्चन को ट्वीक कर दिया। जहां पे आप बोलते हो कि सर प्रीमियम, इस बार उन्होंने ये नहीं बोला कि बायबैक के लिए जितना अमाउंट चाहिएगा पूरा हम लोग लोन लेंगे, बायबैक के लिए जितना चाहिए जेब से देंगे, लेकिन उस बायबैक करने में प्रीमियम लग रही होगी ना बॉस कुछ। मार्केट में प्राइस है शेयर की 15,000, है ना, आएगी, हमने बायबैक किया फॉर एग्जांपल 18,000 में, तो वो जो 3,000 रुपया पर शेयर ऊपर प्रीमियम है ना वो लोन से आएगा, करेक्ट, ठीक है। प्रीमियम इज टू बी पेड बाय रेजिंग अ लोन। बचाओ पैसा कहां से आएगा देखते हैं, जरूरत पड़ी तो। द इंटरेस्ट ऑन लोन इज टू बी सर्विस्ड बाय इंटरनल अक्रूवल्स एज सपोर्टेड बाय फाइनेंशियल। सर अब लोन लेंगे तो इंटरेस्ट कहां से देंगे, भाई वो कंपनी के पास है उतनी व्यवस्था। कंपनी जो भी पैसा जनरेट कर रही है, इंटरनल अक्रूवल मतलब जो भी कंपनी का बिजनेस चल रहा है, जो भी कंपनी पैसा जनरेट कर रही है उसमें से इंटरेस्ट देगी, इससे एक हिंट मिलती है। छोटी छोटी बातों में हिंट छुपी होती है, राइट। और कभी भी, ये मेरा कमिटमेंट है आज भी, जो स्टूडेंट्स अपने से क्लास लेकर कंसेप्चुअल क्लैरिटी ले रहे हैं, है ना, उनको कभी भी इन छोटी छोटी चीजों ने परेशान किया ही नहीं है। क्योंकि एग्जाम में हम यही तो करते हैं, हर एक वर्ड खोल देते हैं कि यार एग्जाम ने ये लिखा तो लिख क्यों दिया, करेक्ट। तो ना जब वो बोलते हैं ना इंटरनल अक्रूवल से सपोर्ट करना है, मतलब वो जो इंटरेस्ट आएगा ना वो पीएनएल पे चार्ज करना है, हिंट दे रहे हैं, ठीक है। अब देखना सर, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 15,000 करोड़, करंट पी ईपीएस है 600 रुपया, हाँ, और पी रेशियो है 25। बोर्ड एक्सपेक्ट कर रहा है कि यार बायबैक करेंगे और बायबैक के बाद जो प्राइस होगी ना, पोस्ट बायबैक प्राइस वो 10,000 रुपया हो जाएगी। पी रेशियो बायबैक के बाद सेम रहेगा, मतलब अभी पी रेशियो 25 है, बायबैक के बाद भी 25 रहेगा। सर आप जो लोन लोगे ना प्रीमियम के लिए, उस पर 16% का इंटरेस्ट देना है, टैक्स 30% है। ध्यान से सुनना सर, इंटरेस्ट अमाउंट विच कैन बी पेड बाय अवेलिंग द लोन। अब मैं बता रहा हूं उस क्वेश्चन से इस क्वेश्चन का फ्लो सेम क्यों। एक बार यार मेरा मन नहीं मान रहा है, क्वेश्चन नंबर 93 दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है। स्कैनर में जाते हैं, इक्विटी कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, इनिशियल चैप्टर्स हैं सर, 1 मिनट। डिस्क्रिप्शन में है इस बुक का, हाँ, एक्सेस आपको फ्री में एकदम प्रिसाइज मैनर में डिस्कस किए गए सारे सॉल्यूशंस आप तक पहुंचते हैं, सब कुछ कंपाइल्ड है। कौन सा क्वेश्चन बताया, 93, अलाउ मी अ मिनट। क्वेश्चन नंबर 93, नवंबर 18 का पूछा हुआ ईगर लिमिटेड का क्वेश्चन सर, ये आपके सामने है, जिसमें थॉट प्रोसेस मोर और लेस सेम है। लेकिन इस क्वेश्चन को सेम कहना स्टूडेंट के लिए बहुत प्रॉब्लम की बात हो सकती है, इसको ऐसा करना पाप होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो अब देखना सर,
इंटरेस्ट अमाउंट कितना पे करें। तो अभी थॉट प्रोसेस समझना सर। थॉट प्रोसेस ये है कि इस क्वेश्चन का एक अंडरलाइन थॉट क्या होता है कि सर अभी हमारे पास ज्यादा शेयर होल्डर थे। जब हमारे पास ज्यादा शेयर होल्डर होते हैं ना, तो उन लोगों को ज्यादा ईपीएस देना पड़ता है। अब इमेजिन करो हम इनमें से कुछ शेयर होल्डर्स को बाय बैक करेंगे, तो कम शेयर होल्डर को कम ईपीएस देना पड़ेगा। मतलब डू यू एग्री, मुझे कम प्रॉफिट की जरूरत होगी। अब मुझे कम प्रॉफिट की जरूरत होगी, ध्यान से देखना, तो सर पुराने प्रॉफिट के कंपैरिजन में ये प्रॉफिट कम हो रहा है, करेक्ट, क्योंकि कम शेयर होल्डर है तो कम ईपीएस देना है। तो क्या वो प्रॉफिट कम, जितना मेरे पास मार्जिन हो गया, क्या यार पहले प्रॉफिट इतना था पर अब बाद में इतना भी होगा तो चलेगा। तो डू यू एग्री, वो बीच का एलिमेंट इंटरेस्ट एलिमेंट है जो बताएगा कि हाँ देखो इतना इंटरेस्ट दे सकते हो, क्योंकि पुराने कंपैरिजन में अब इतना प्रॉफिट भी चल जाएगा। तो पुराने के कंपैरिजन में कितना चल जाएगा उसका डिफरेंस इंटरेस्ट मान लेंगे और बोलेंगे देखो इतना इंटरेस्ट दे सकते हो। ये थी ब्रॉड थॉट प्रोसेस जो उसकी भी है। बस उसी थॉट प्रोसेस की वजह से मैंने कहा सिमिलर है, अदरवाइज बिल्कुल नया क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। सर आपको अब जैसे एक तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी थी तो मैं ऐसा सोच पाया जो मैंने आपको बताया। सर उसके अलावा भी आप एक क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हो। क्वेश्चन को अप्रोच करने का बेस्ट तरीका होता है उसमें जो जो चीजें दी ना उससे कुछ ना कुछ एक बार आप कैलकुलेशन करना आगे बढ़ो। हो सकता है सारी चीजें जीरो पॉइंट पे पता ना चले, आगे बढ़ते हो तो ऑटोमेटिकली रास्ते खुलते जाते हैं। जैसे सर इसने हमको बता रखा है अभी करंट प्राइस और ईपीएस। क्या मैं करंट प्राइस और ईपीएस का यूज करके मार्केट प्राइस फाइंड कर सकता हूँ, सॉरी करंट ईपीएस और पीई का यूज करके मार्केट प्राइस फाइंड कर सकता हूँ। 15,000 रुपया पर शेयर मार्केट प्राइस आया, तो हमने कहा यार इसका 15,000 करोड़ मार्केट कैप था। तो 15,000 करोड़ को जब 15,000 की पर शेयर प्राइस से डिवाइड करता हूं तो पता चलेगा सर 1 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स है। एग्जामिनर बोल रहा है इसमें से 20% बायबैक करेंगे किसी प्रीमियम पे। तो हमने कहा चलो ये भी क्लियर हो गया कि यार 1 करोड़ पर 20% बायबैक होगा, मतलब 0.2 करोड़ या फिर 20 लाख करोड़ शेयर्स बायबैक हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा एक और चीज बता दूं, ये जो फाइल चल रही है ना सोल्यूशन की, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा जहां पे फाइल अपलोडेड है, उस मैसेज का ही लिंक दे दूंगा और ये फाइल टेलीग्राम पे डल जाएगी। सर अ, हमने कहा चलो ये हो गया, पता चल गया कि यार नंबर ऑफ शेयर्स बॉट बैक 20 लाख है। तो ये भी देख लेंगे आगे आके कि यार कितने नंबर ऑफ शेयर बायबैक के बाद बचे हैं सर 80 लाख शेयर। और जब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है तो ये भी देख लेते हैं यार बायबैक के पहले टोटल हमारा प्रॉफिट कितना होगा, क्योंकि अभी जो मैंने आपको थॉट प्रोसेस शेयर की, डू यू एग्री, उसके बेसिस पे प्रॉफिट से तो कंपेयर करना है। तो बायबैक के पहले का प्रॉफिट था सर, बायबैक के पहले का प्रॉफिट था सर जो भी आपके नंबर ऑफ शेयर 1 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय ईपीएस। तो हमने 1 करोड़ इंटू ईपीएस ऑफ 600 किया तो 600 करोड़ का टोटल प्रॉफिट आ गया। और पता है क्या, मैंने इस क्वेश्चन को रेक्टिफाई भी नहीं किया, मैंने उसी फ्लो में सॉल्व किया जिस फ्लो में मुझे नेचुरली आया है। फिर मैं बताऊंगा कि मैंने जब मैं आगे गया तो मेरे को पता चला यार एक चीज मैंने ऊपर मिस कर दी, तो मैंने उसको एडिट करके यहाँ नहीं लिखा, उसको नीचे ही लिखा है ताकि पता चले यार एक नेचुरल टीचर कैसे सॉल्व करता है। ठीक है आना सर, हमने कहा चलो ये तो बायबैक के पहले की डिटेल्स है, बायबैक के बाद की क्या क्या डिटेल्स तक हम पहुंच सकते हैं, क्योंकि डिस्कशन से समझ में आ गया अल्टीमेटली किसी न किसी तरीके से बायबैक के बाद कितना प्रॉफिट चाहिए वहां तक पहुंचना है ना। क्योंकि वो प्रॉफिट मिल गया तो पता चल जाएगा, हम इन प्रॉफिट्स को कहीं ना कहीं कंपेयर कर पाएंगे। सर सुनना, हमने कहा सर बायबैक के बाद नंबर ऑफ शेयर्स बचेंगे 80 लाख। एग्जामिनर बोल रहा है बायबैक की प्राइस रहेगी, बायबैक के बाद की प्राइस, बायबैक प्राइस नहीं, बायबैक के बाद मार्केट में प्राइस हो जाएगी 10,000 और पी सेम रहेगा वो बोला। तो हमने कहा यार उस हिसाब से देखा जाए तो क्या बायबैक के बाद का ईपीएस आ सकता है। तो समझ में आ रहा है कि यार बायबैक के बाद तो सिर्फ 400 रुपए की ईपीएस की जरूरत है, 10,000 डिवाइड बाय 25, 400 रुपए की ईपीएस की जरूरत है सर। पर शेयर अर्निंग इतना और शेयर रहेंगे सिर्फ 80 लाख, तो टोटल बायबैक के बाद कितने पैट की जरूरत है, 320, राइट। तो यहां 600 पैट था और अब नया पैट 320 ही काफी है। अब कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि इन दोनों का डिफरेंस है ना, वो है जो मैं इंटरेस्ट के फॉर्म में देना अफोर्ड कर सकता हूं, ऐसा मैंने सोचा। जब मैं यहां आया तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार इंटरेस्ट को पैट से थोड़ी निकालते, इंटरेस्ट को किससे निकालते, पीबीटी से। इसीलिए मैंने गलती की कि यहां पीबीटी कैलकुलेट करा ही नहीं, क्योंकि वो बाद में समझ में आया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ये पहले बायबैक के बाद की, पहले की प्री बायबैक समझा, फिर पोस्ट बायबैक समझा, और फिर यहाँ पे समझे वो इंटरेस्ट के डिफरेंस का कैलकुलेशन। तो हमने कहा चलो एक काम करते हैं, अब प्री बायबैक पीबीटी पैट था 600, तो पीबीटी आओ उस पर, है ना। 600 अगर 30% टैक्स के बाद 70% पोर्शन है तो 100% कितना होगा, 600 तो 70% है ना। तो टैक्स के पहले का 100 कितना, 857.14 करोड़। ठीक है, अब हमने कहा सर डू यू अग्री, जो भी बायबैक की वजह से चेंज हो रहा है ये कैपिटल स्ट्रक्चर का चेंज है, बिजनेस के और कंपनी के ऑपरेशन चेंज हुए क्या, नहीं सर एक जगह से चीजें खरीदी दूसरी बेच दी, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर इन्फॉर्मेशन एबिट तो सेम है ना, इन सॉरी इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर इन्फॉर्मेशन, डू यू अग्री कंपनी का प्रॉफिट इंटरेस्ट के ऊपर चेंज नहीं होगा। सर क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट
कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है, उसमें नीचे की चीजें चेंज, डेट चेंज होता है, इक्विटी चेंज होती है, तो इंटरेस्ट एबिट के नीचे की चीजें चेंज होती है, ऊपर की नहीं, क्योंकि ऊपर की चीजें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और कंपनी के ऑपरेशन से रिलेटेड है। करेक्ट सर? मानी बात कि 857.14 बायबैक के पहले कोई डेट नहीं था, अगर बायबैक के पहले अगर कोई डेट नहीं था तो जो पीबीटी था वही एबिट था, क्योंकि इंटरेस्ट था ही नहीं सर, राइट? और बायबैक के पहले का एबिट, डू यू अग्री, बायबैक के बाद के एबिट के बराबर होगा, क्योंकि जो भी चेंज हुआ है वो कैपिटल स्ट्रक्चर में, वो एबिट तक आने में कैपिटल स्ट्रक्चर का कोई रोल ही नहीं है, वो तो इंटरेस्ट है, नीचे आता है, राइट? तो सर पोस्ट बायबैक एबिट कितना होना चाहिए हमारा? अब कितना है हमारा? 857.14, करेक्ट, ये उतना ही रहेगा। अब ये देखते हैं कि बायबैक के बाद का पैट जो था 320, तो हमने कहा बायबैक के बाद पीबीटी कितना होना चाहिए, क्योंकि टैक्स लगने के बाद बॉस 320 आना चाहिए। हमने कहा 70% से डिवाइड करो, तो पता चल गया 847.14 पीबीटी आना चाहिए बायबैक के बाद। अब ध्यान से देखना, बायबैक के बाद का पीबीटी, पैट पीबीटी है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, है ना, 847.14 पीबीटी होना चाहिए बायबैक के बाद, और बायबैक के बाद एबिट इतना है, कितना पता चल रहा है एबिट? 857.14। तो नहीं कह सकता उन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो इंटरेस्ट है जो मैं अफोर्ड कर सकता हूं पे करना। तो हमने कहा सर इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करो, एबिट और पीबीटी दोनों पोस्ट बायबैक है। हाँ प्लीज ध्यान से देखना, दोनों पोस्ट बायबैक है, ठीक है? तो 400 रुपए का डिफरेंस है सर जो मैं इंटरेस्ट के फॉर्म में अफोर्ड कर सकता हूं। यहां एक प्रॉब्लम हो गई सर, इंटरेस्ट का अमाउंट इतना है 400 करोड़, तो लोन का अमाउंट कितना होगा? चलो फर्स्ट पार्ट तो आंसर कर दिया ना, इंटरेस्ट कितना दे सकते हैं 400 करोड़। सर सेकंड, आई होप वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल पाई। सेकंड सर, लोन कितना आप रेज कर सकते हो? तो डू यू अग्री कि जब 400 करोड़ का इंटरेस्ट है और 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो हम लोग 2500 करोड़ का लोन रेज कर सकते हैं। यहां भी ठीक था। सर थर्ड प्रॉब्लम है जहां पे स्टूडेंट्स ने पड़ गए, जिसने क्वेश्चन यहां तक भी क्रैक कर लिया था उसने शायद एक मिस्टेक कर दी होगी उस प्रीमियम वर्ड को इग्नोर करके। बोल रहा है बायबैक प्रीमियम कितना? फर्क सुनना, ये जो क्वेश्चन बताया ना आपको क्वेश्चन बैंक में नवंबर 18 वाला, बॉस एक सेकेंड, नवंबर 18 में क्या था? नवंबर 18 में बोला कि सर जो भी बायबैक है ना उसको कैसे फंड करेंगे? 16% बैंक लोन से। यहां पे फर्क ये था उसने पूरे बायबैक को फंड करने की बात कही थी, यहां पे फर्क ये है कि वो सिर्फ प्रीमियम को फंड करने की बात कर रहा है। तो ध्यान से सुनना, फर्क कहां गया? फर्क ये आ गया बॉस कि जब वो पुराने जमाने का क्वेश्चन चल रहा था तो हमने देखा कि यार ये जो भी लोन अमाउंट है 2500 करोड़ का, हमें 2500 करोड़ का बायबैक करना है पुराने थॉट के अकॉर्डिंग। लेकिन इस थॉट के अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2500 करोड़ का तो सिर्फ क्या है? 2500 करोड़ का तो सिर्फ प्रीमियम है बॉस, क्योंकि प्रीमियम लोन से लेना है, बाकी पैसा तो घर से दे देंगे। बोले ना लोन अमाउंट सिर्फ प्रीमियम कंपोनेंट है, यहां मिस्टेक हो सकती है, राइट? तो प्रीमियम पर शेयर जो पूछा है थर्ड पार्ट में, हमने बोला कितना? 2500 करोड़। कितने शेयर बायबैक किए? 20 लाख। तो 12,500 पर शेयर प्रीमियम। एग्जामिनर ने प्रीमियम को लेकर, इंस्टीट्यूट ने प्रीमियम को लेकर आज तक कोई क्लैरिटी दी नहीं कि रुपये में चाहिए, परसेंटेज में चाहिए। इसीलिए हम क्लास में क्या बोलते हैं, हर एक स्टूडेंट को दोनों से कर दो। करने में 1 सेकंड लगेगा, मार्क्स कटने की पॉसिबिलिटी खत्म। हमने कहा 12,500 मान लो, या फिर 12,500 की प्रीमियम 15,000 के प्राइस पे, मार्केट में प्राइस 15 थी आज बायबैक के पहले, उसके ऊपर कितना दे रहे हैं हम लोग? 12,500, मतलब 83.33% का प्रीमियम सर, राइट? अब आप बताना, अगर मैं बोलता हूं ये स्टूडेंट, ये क्वेश्चन तो अपनी बुक का है, ये कहना पाप नहीं होगा? क्योंकि आज जो स्टूडेंट वो एग्जाम में सफर कर रहा है उसकी तो वॉट लग रही है ना यार, वो तो परेशान हो रहा है कि मुझसे तो क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो रहा है, और घर पे आके और डिप्रेस हो रहा है वो, राइट? परफेक्ट, क्वेश्चन नंबर 1 डन। क्वेश्चन नंबर 2, अब इंपॉर्टेंस रियलाइज हो गया। देखो मैं आप लोगों के लिए बुरा नहीं चाहूंगा, है ना, बट एक बात बताऊं, आपको सिंपैथी चाहिए या पास होना चाहिए? सिंपैथी चाहिए तो बोलूंगा इंस्टीट्यूट ने बहुत बुरा किया, वो ऐसा पेपर कैसे बना सकते ये वो। और अगर पास होना चाहिए तो खुद का लेवल अप करो, उनको आपने वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं ली वो जो चाहिए थी। अगर आपको लग रहा है कि मेरे को से तो लगभग सारे क्वेश्चन नहीं हुए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी का खेल है, राइट? और टेलीग्राम पे जो मैसेज किए इस बात को बताते हैं कि स्टूडेंट्स को अगर कॉन्फिडेंस था पेपर देके आने के बाद, तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी की वजह से ही था। कवरेज देने के लिए बहुत लोग बैठे सर, मैंने भी सारा आरटीपीस एमटीपीस पास एग्जाम पेपर सब कुछ डाल दिया, बट सिर्फ क्वेश्चंस का वॉल्यूम बढ़ाना है ना, तो सबसे बड़ा स्कैम कर रहे हैं। एक स्टूडेंट बोलता सर आपके आउटस्कैनर में, आपकी बुक में सर सिर्फ 475 क्वेश्चन है। मैंने कहा भाई 475 यूनिक है, रिपीटेशन चाहिए क्या एक जैसा? टाइम वेस्ट है। फोकस होना चाहिए जितने क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में क्या सीखा वो जानना, फोकस होना चाहिए उस कॉन्सेप्ट को समझना, राइट? क्वेश्चन नंबर बी में एक बात बताऊंगा,
ये क्वेश्चन में मिस्टेक थी इंस्टीट्यूट की साइड से, लेकिन मिस्टेक वैसी नहीं थी जिससे आप कुछ गलत करके आ जाए, है ना। गलती तो नहीं छुपा सकते, गलती तो थी उनकी। सुनना, फॉरेक्स में क्वेश्चन 62nd 63rd बुक में सेम है, क्योंकि ये तो कोई बहुत बेसिक क्वेश्चन है, हर बार आ रहा है, स्टडी मटेरियल में भी दिखता है, राइट। मल्टीपल अटेम्प्ट्स में पूछा गया, इसको मैं सेम बोल रहा हूँ, पर गलतियां सुनना कहाँ इंस्टीट्यूट ने। सर हम एक्सपोर्टर है, मतलब पैसा मिलने वाला है, तो हमने कहा कितना मिलेगा, $2,40,000। कब मिलेगा, 1 अगस्त को। अब ऐसे 1 अगस्त का इन्होंने कुछ हमें वो दिया ही नहीं। क्या नहीं दिया, 1 अगस्त की इसने हमें फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, तो हमने कहा यार जुलाई दिया है, ये भी काफी है। नॉट, देखो इसमें कोई बात नहीं है, ये तो हम एसएफएम में करते ही है। 30th जुलाई का रेट को 1 अगस्त के रेट मानने में कोई बुराई नहीं है, वो पॉइंट पॉइंट का एक दिन का भी फर्क नहीं है, राइट। तो हमने कहा ठीक है, जुलाई एंड 1 अगस्त, मतलब जुलाई एंड का फ्यूचर्स यूज कर सकते हैं, सेटेड। इसमें आप गलती कर रहे हो तो आप गलत हो, है ना। सेकेंड, सर हमने कहा ठीक है, तो फिर इनिशियल मार्जिन दिया कि भाई मई वाले कॉन्ट्रैक्ट में इतना मार्जिन देना, अगस्त वाले कॉन्ट्रैक्ट में कितना मार्जिन देना है। यहाँ हल्का सा गलत हो गया, क्योंकि ये यहाँ और यहाँ वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकते बॉस, ये दोनों तो सेम रखना पड़ेगा। एक ही कॉन्ट्रैक्ट की इन्फॉर्मेशन, या तो वो जुलाई का था या अगस्त का था। जुलाई बोल रहे हो तो दोनों को जुलाई बोलो, और अगस्त बोल रहे हो तो दोनों को अगस्त बोल दो, राइट। तो इसीलिए इसीलिए हमने यहाँ इसको मैं गलत बोलूंगा। इनफैक्ट एक बात बताऊं, उन्होंने सही किया है जुलाई दिया, क्योंकि अगर वो यहाँ अगस्त दे देते ना, तो 99% दुनिया में जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट चल रहे, डू यू अग्री, वो मंथ के एंड में एक मैच्योर होते हैं। हम भी क्लास में ऐसा ही सिखाते हैं, है ना। तो भाई जब 1 अगस्त का है, तो आप बोलते हो सर 31 अगस्त का कैसे लूँ, वो तो मंथ के एंड में ही मैच्योर हो रहा है, राइट। लेट कैसे जाऊं, जुलाई का है तो फिर भी मैं आपको कन्विंस कर सकता हूँ कि देख बॉस 31 जुलाई मंथ एंड होता है ना, अगस्त 1 एक ही बात है। यहां उनको जुलाई दे देना था, ये उनका मिस्टेक है, पहली चीज। दूसरा, मिस्टेक नहीं है वो उनका ये तो मिस्टेक थी। अब जो बताऊंगा वो मिस्टेक नहीं, उनका क्वेश्चन देने का तरीका है। क्वेश्चन देने का तरीका क्या है बॉस, आपने फ्यूचर्स लिया, अगर जुलाई लिया है तो 0.0125 पे, करेक्ट। फ्यूचर्स में आज आपने कुछ पोजीशन ली होगी, लॉन्ग शॉट नहीं बता रहा हूँ, डू यू एग्री, उस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करोगे मैच्योरिटी पे। मैच्योरिटी सर 1 अगस्त है, 1 अगस्त की मैच्योरिटी में स्पॉट प्राइस क्या है, फर्क नहीं पड़ता फ्यूचर्स के लिए। फ्यूचर्स का प्राइस क्या है, 0.0125। तो भाई साहब पोजीशन लिया भी इस पे और रिडीम भी इस पे हुआ, कुछ मिला क्या, नो गेन लॉस, तो ठीक है ना। इसको गलती थोड़ी बोल सकते, नहीं हुआ गेन लॉस, ये तो नंबर्स का खेल है। इस क्वेश्चन में अपने से कोई गलती होने के चांस नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है एक स्टूडेंट ने भी क्या किया होगा, इसको जुलाई मान के सॉल्व कर दिया होगा, राइट। मानना इंस्टीट्यूट भी ऐसा ही करेगा, ठीक है। चलो, तो सेकंड क्वेश्चन रेफरेंस दी है आपको, बहुत बार आ चुका है, 62 63rd क्वेश्चन सिमिलर है, अपने नोट्स में जाकर देख सकते हो। थ्योरी पे बात नहीं कर रहा हूँ। सर क्या आप सिर्फ इस बुक में इस वीडियो में नए नए क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, जी हाँ बिल्कुल सेम है, मैं क्या सॉल्व करेंगे यार, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, अगेन मैंने इस क्वेश्चन में आपको क्या कहा, नया बट इजी, है ना। नया बट इजी ही बोलूंगा, पर एग्जामिनर की गलती आपकी गलती नहीं है ना, आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की गलती, अगर आपके क्लियर थे, है ना। ये स्पेशली मेरा क्लास स्टूडेंट्स को मैसेज है ना, क्योंकि सर आपने हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बोल बोल के इतना पूरा साल हमें लेक्चर्स लिए, और जब एग्जाम में वही कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से चीजें नहीं बनी तो क्या करें, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि आपने सही ही करके आए हो, लेकिन मैं आपको और उसके बियॉन्ड ले जाके बताना चाह रहा हूं कि एग्जामिनर को क्या डेटा देना था और नहीं दिया। और स्टूडेंट ने, किसी ने अगर ये बात क्रैक की, मतलब उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अमेजिंग है कि सर एग्जामिनर को ये डेटा देना था, नहीं दिया। देखो मैं बताता हूं, पहली बात तो अगेन इस क्वेश्चन को अगर मैं बोलूं कि बिल्कुल बुक से रिलेटेड है, तो इसको फिर भी मैं बोल सकता हूं, लेकिन एक स्टूडेंट जब सॉल्व करने जाएगा तो फंसेगा ढूंढना से हाथ से। सर देखो, इसीलिए मैंने इसको सिमिलर से कम नहीं रखा, सिमिलर रखा है, सेम तो नहीं बोला बट सिमिलर बोला। नवंबर 20 में पूछा गया था अपने नोट्स, रिस्क मैनेजमेंट का 4th नंबर का क्वेश्चन है। रिस्क मैनेजमेंट तो बिल्कुल एंड में अपनी बुक में, है ना। रिस्क मैनेजमेंट, ये तो सिक्योरिटी एनालिसिस चल रहा है, अच्छा है, सिक्योरिटी एनालिसिस को अपने सी कैटेगरी में रखा, फायदा क्या हुआ, आया भी नहीं और हमने किया भी नहीं, ठीक है। नवंबर 20 का में पूछा गया ये क्वेश्चन, काफी हद तक मिलता जुलता है, ठीक है। फर्क क्या है, इसे ध्यान से देखना। नवंबर 20 का जो क्वेश्चन नंबर 4 था ना, उसमें उन्होंने स्टैंडर्ड डिवीजन देकर रखा था। यहाँ स्टैंडर्ड डिवीजन हमें इंडिविजुअल सिक्योरिटीज का कैलकुलेट करना था, क्योंकि ये बताने की जरूरत नहीं है सर, वैल्यू एट रिस्क के फॉर्मूले में स्टैंडर्ड डिवीजन का तो काम होता ही है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। सर मिस्टर बोले एक रिस्क टेकर है, ही टेक्स पोजीशन इन अ सिंगल स्टॉक फॉर 4 days इन अ वीक। देखो कैसे ही छोटी छोटी बातें मैटर करती है, वो सिंगल स्टॉक में पोजीशन लेता है। अब नीचे क्या करा, 2 स्टॉक के ऑप्शन दिए, इसलिए वो पूछेगा बताओ किस में इन्वेस्ट करें, क्योंकि हम तो सिंगल स्टॉक में करते हैं, ठीक है। सर सिंगल स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं 4 दिन के लिए, 4 दिन के लिए क्यों मैटर करता है सर, वैल्यू एट रिस्क में टाइम ड्यूरेशन मैटर नहीं करता है कि स्टैंडर्ड डिवीजन 4 दिन का है, 10 दिन का है,
ठीक है, वो करते थे ना √4 मल्टीप्लाई करके √10 मल्टीप्लाई करके, ठीक है। वो भाई साहब फ्राइडे को पोजीशन नहीं लेता है किसी भी रीजन से, और पोजीशन लेता है सिर्फ 4 डेज, मंडे से थर्सडे तक। ही ट्रांसफर द अमाउंट ऑन मंडे मॉर्निंग एंड विड्रॉज द बैलेंस ऑन फ्राइडे मॉर्निंग। एग्जामिनर नहीं यहाँ पे कुछ बता ही नहीं कहाँ अमाउंट ट्रांसफर करता है, भाई डीमैट में ट्रांसफर करता है, बैंक में करता है, क्या करता है, कुछ नहीं बोला, पर वो आगे क्लियर हो जाएगा, इसलिए उनको मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है। He desires to make maximum investment where value at risk should not exceed the balance lying in his bank account। तो सुनो, मंडे मॉर्निंग के पहले पैसा आ गया बंदे के बैंक में, बंदे के बैंक में जो पैसा आया उस पैसे के हिसाब से डिसाइड होता है कितनी पोजीशन लेना है, करेक्ट। तो भाई साहब कितनी पोजीशन लेना है कि जो वैल्यू एट रिस्क है हमारा वो बैंक बैलेंस से एग्जीड नहीं होना चाहिए, क्योंकि वैल्यू एट रिस्क क्या बताता है कि मेरा मैक्सिमम कितना लॉस होगा। तो वर्स्ट केस में इन्वेस्टर क्या चाहता है, बस बैंक बैलेंस खाली हो जाए, उससे ज्यादा मेरे को कुछ ना हो, राइट। तो ये वैल्यू एट रिस्क है उसका, ठीक है। तो उसने कहा जो भी भाई बैंक में पैसा उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। पोजीशन बाइज मैनेजर एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, इस बात का एक डेप्थ है। एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन आप सोच रहे होंगे सर इस लाइन में क्या, इस बात का एक डेप्थ है, बताऊंगा आगे, ध्यान रखना है वर्ड। इज टेकन ऑन फ्री बैलेंस। फ्री बैलेंस का भी एक बहुत अच्छा क्लैरिटी दिया, क्योंकि लास्ट टाइम जो नवंबर 20 क्वेश्चन था उसमें उन्होंने स्कैम किया था। फ्री बैलेंस का कॉन्टेक्स्ट ये कि अभी आगे जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा यार, बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस 1,000 रुपये मेंटेन करना है। तो अगर मेरे बैंक में 5 लाख है तो पूरा 5 लाख यूज नहीं कर सकता हूँ, 4,99,000 ही यूज कर सकता हूँ। इसीलिए फ्री बैलेंस वर्ड का सिग्निफिकेंस है, ठीक है। इज टेकन ऑन फ्री बैलेंस, तो भाई साहब वो जो पोजीशन लेता है, ये जो बाइंग सेलिंग करता है आपका मैनेजर, वो फ्री बैलेंस के बेसिस पे लेता है हर दिन मंडे मॉर्निंग को। कूल, मानी बात समझ में सर। और उसको ये बात हर बार बतानी पड़ेगी, उसके पास स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन उसको बोल रखा है कि जितना भी बैलेंस दिखे उस हिसाब से तू 1 लाख माइनस कर, 1,000 माइनस कर लेना, और उसके हिसाब से पोजीशन लेना कि वैल्यू एट रिस्क उस फ्री बैलेंस के बराबर आ जाए, करेक्ट, ठीक है। सर मंडे मॉर्निंग को उस 11 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए, किसने, मिस्टर बुल ने, है ना। मतलब 11 करोड़ रुपए का तो बैंक बैलेंस हो ही गया। अ फिक्स्ड डिपॉजिट आल्सो मैच्योर्ड ऑन दिस मंडे, मंडे को एक एफडी भी मैच्योर हो गई मॉर्निंग में ही, राइट। द अमाउंट ऑफ 63,42,560 was credited in the morning itself। तो चलो मॉर्निंग में इतना भी पैसा आ गया, ठीक है। हाउएवर मिस्टर बुल, ये जो बंदा है ना, इसको ये बात ही पता चली इवनिंग को कि भाई साहब मेरे बैंक में 63,42,000 और आ गया है। लेकिन एक बात करना, मिस्टर बुल को इस बात से फर्क पड़ता है क्या, उसको कब पता चला, उसने मैनेजर को क्या बोल रखा था, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिए थे ना मंडे मॉर्निंग को, जो भी तुझे बैलेंस दिखे उसके हिसाब से ले लेना, बार बार मुझसे कंफर्म करके मत आना, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का यही मतलब होता है, राइट। तो 63,42,560 रुपीज ही इंक्लूड किया जाएगा बैंक बैलेंस में टू डिटरमाइन हाउ मच रिस्क आई कैन टेक, राइट। इस वजह से मैंने आपसे क्या बोला कि भले से मिस्टर बुल को बाद में पता चला, बट ये मेरी मानना है मोस्टली इंस्टीट्यूट ऐसा ही सोल्यूशन देगा, जब भी सजेस्टेड आएगा देखेंगे, राइट, कि मोस्टली इंस्टीट्यूट ऐसा ही बोलेगा कि मिस्टर बुल को बाद में पता चला, क्या फर्क पड़ता है, हमारे पास तो पैसा आ गया था ना, है ना। तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिया था ना, बैंक बैलेंस यूज कर लेना फ्री वाला, ठीक है, कूल। तो सर अभी टोटल कितना पैसा है, 11 करोड़ बैंक में, 63 लाख और आया और 1,000 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो बैंक में टोटल पैसा आ गया 11 करोड़ पर 60, ये 11 लाख लिख दिया गलती से, है ना, 2 जीरो और बढ़ा लो, तो दैट जब मैं फाइल शेयर करूंगा आपके साथ तो मिस्टेक वाला फाइल नहीं आएगा, एक मिनट। 11 करोड़ प्लस 63 लाख माइनस 1,000, सो 11 करोड़ 63 लाख 41,560, इतने रुपीस का हमारे पास बैंक बैलेंस है। मतलब इतना मैक्सिमम लॉस रुपए की टर्म्स में हम अफोर्ड कर सकते हैं बेयर करना, क्योंकि बात उन्होंने बोला कि वैल्यू एट रिस्क से ज्यादा मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट मत करना, ठीक है। अभी सुनना सर, जेड स्कोर 99% कॉन्फिडेंस लेवल पे 2.33, हमें स्टॉक एक्स और वाई की इंफॉर्मेशन दी है, लाइन बहुत ध्यान से पढ़ा रहा हूं ताकि बताऊंगा एम्बिग्विटी कहां है। दी अदर इंफॉर्मेशन, दी अदर इंफॉर्मेशन with respect to stock X and Y, with respect to X and Y, which are under consideration for this week are as under। भाई साहब X और Y, देखो हम क्या करते हैं, हर वीक पोजीशन ले रहे हैं ना, हर वीक पोजीशन ले रहे हैं 4-4 दिन के लिए, राइट, फ्राइडे को क्लोज कर देते हैं। तो इस वीक का जो हमारा प्लान है, हफ्ते में 4 दिन पोजीशन ले रहे हैं, तो इस वीक का क्या प्लान है, स्टॉक एक्स एंड वाई, जिसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी है। हमने कहा ठीक है, तो हमने कहा रिटर्न्स दिए हैं और प्रोबेबिलिटी दी है, रिटर्न्स दिए और प्रोबेबिलिटी दी है। अब एक बात बताना मुझे, अगर एग्जामिनर कुछ नहीं बोलता है, पूरा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट किया, बताओ एग्जामिनर कुछ नहीं बोला तो रिटर्न कितने टाइम पीरियड का मानते हो, नहीं मानते उसको, पर एनम का। आप नहीं बोलते हो कि 10% दिया तो 10% पर एनम ही दिया है। तो जब एनुअल एनुअल रिटर्न्स के बेसिस पे जब मैं स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करूंगा,
तो डू यू स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना नहीं सिखाऊंगा, बहुत ऑब्वियस है यार, सबसे बेसिक है ना। जो स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है मेरा 1.14 और 2.19, भाई साहब वो स्टैंडर्ड डेविएशन जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो डोंट यू ऑल अग्री वो एक एनुअल स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। और बताना, जब वो पीरियड की इंफॉर्मेशन मिसिंग है तो अगर वो एनुअल स्टैंडर्ड डेविएशन होगा तो क्या मैं एनुअल स्टैंडर्ड डेविएशन को डायरेक्टली 4 दिन के टाइम पीरियड पे लगा सकता हूं, या फिर उसको पहले अंडर रूट ऑफ 365 से डिवाइड करके अंडर रूट ऑफ 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फील कर रहे हो कन्वर्ट करना? डू यू एग्री? 365 से डिवाइड करके 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन जो मुझे डर है, मुझे नहीं लगता इंस्टीट्यूट ये करेगा। पता है क्यों? अब झूठ नहीं बोलूंगा, जहां मैंने एक्सेप्ट किए मुझे लगा नहीं कि ये करेगा इंस्टीट्यूट ऐसा, है ना, क्योंकि वो इतना शायद दिमाग नहीं लगाएगा। ऐसा होता ना तो वो डेज की इंफॉर्मेशन देता, कंसिडर 360 डेज, तो फिर पक्का हिंट मिल जाती। कंसिडर 365 डेज, फिर तो हम छोड़ते ही नहीं, उसका एक ही यूज था पूरे क्वेश्चन में। अब वो भी नहीं थी। अब ऐसा मैंने सोचा कि इंस्टीट्यूट नहीं करेगा और मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, और क्वेश्चन सॉल्व करने से मेरा आंसर एक गजब राउंड ऑफ में आ गया, तो मुझे और कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि यार फिर तो पक्का ही नहीं करेगा। अब देखते हैं इंस्टीट्यूट क्या करता है। सही तरीका बता दिया, गलत बता रहा हूं कि हम सॉल्व गलत तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है इंस्टीट्यूट भी वैसे ही करेगा, बट वो गलत है। अब ध्यान से सुनना क्वेश्चन। सर हमने बोला अब वैल्यूएट रिस्क का भी, जिसको कॉमन सेंस क्लियर है, नवंबर 22 में भी ये बात, नवंबर 20 के भी पेपर में वीडियो देखना, नवंबर 20 का सोल्यूशन सजेस्टेड है ना, मैंने बात कमेंट की थी, ये क्वेश्चन बताया था जब तो स्टूडेंट्स के हाल हिल गए थे कि सर ये कैसा क्वेश्चन है। मैंने कहा कॉमन सेंस देखो इसके पीछे का, अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो कभी गलत नहीं होगा। तो अभी तो चलो फिर भी एक रिदम था, देखा हुआ था। ध्यान से सुनना सर, 1.14 बॉस मेरे समझना, मैं ये बात हर क्वेश्चन में जस्टिफाई करने की कोशिश करूंगा, क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं था जितना हमने ले लिया। 1.14 स्टैंडर्ड डेविएशन है और 2.19 स्टैंडर्ड डेविएशन है। मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है परसेंटेज टर्म्स में? तो जेड वैल्यू बोलती है कि 2.33 परसेंटेज का मैक्सिमम लॉस हो सकता है परसेंटेज टर्म्स में। तो सर 2.33 टाइम्स मैक्सिमम परसेंटेज टर्म्स में लॉस हो सकता है किसका? 2.33 टाइम्स 1.14 और 2.19 का। मतलब परसेंटेज टर्म्स में मैं भी जितना भी इन्वेस्टमेंट करूंगा, कॉमन सेंस फील करना, जितना भी इन्वेस्टमेंट करूंगा उसका कितना मैक्सिमम लॉस मुझे परसेंटेज टर्म्स में बेयर करना पड़ेगा? 2.6562, 5.1027। तो भाई साहब कॉमन सेंस देखना, मैं मैक्सिमम लॉस रुपी टर्म्स में कितना अफोर्ड कर सकता हूं? 1163, 41, 560। और परसेंटेज टर्म्स में मैक्सिमम इतना हो सकता है। तो क्या मैं इस अमाउंट को परसेंटेज से डिवाइड करके नहीं बता सकता हूं मैं कितने का इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं? कॉमन सेंस फील करना, कॉमन सेंस फील करना। मैं बोलूंगा यार मेरे पास खोने के लिए मैक्सिमम 10 रुपया है, और मैं बोलूंगा साथ में कि यार 20% से ज्यादा खोना नहीं है मुझे, तो इससे आपको ऑब्वियस समझ नहीं आ रहा कि भाई तुझे 10 रुपए का मैक्सिमम लॉस तू अफोर्ड कर सकता है। 20% से डिवाइड करके जो पार्ट तू खो सकता है करके बता सकते हैं कि टोटल तू कितना इन्वेस्ट कर पाएगा? सर 50 रुपया। 50 रुपया तो टोटल इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि उस पर तूने 20% खो भी दिया तो तेरा 10 ही जाएगा। डू यू अग्री? मैक्सिमम अमाउंट, क्योंकि मैंने अगर 60 इन्वेस्ट कर दिया और 20% खो दिया तो 12 चला जाएगा, मेरे पास तो 10 ही रुपया है। वही तो रिदम है, कितना सिंपल बॉस, कॉमन सेंस। 1163, 41, 560 अमाउंट खोने के लिए, और मैक्सिमम में 2.6562 खो सकता हूं मेरे इन्वेस्टमेंट्स का। 99% कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूं ये बात। कर दो उससे डिवाइड। इसको जब मैंने उन परसेंटेजेस से डिवाइड किया है ना, ये परसेंटेजेस है दोस्त, कंफ्यूजन नहीं रहे, ये परसेंटेजेस है, तो पता चला राउंड ऑफ आया 438 करोड़ का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट पॉसिबल है, 228 करोड़ का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट पॉसिबल है। जब ये आंसर ऐसे कॉम्प्लिकेशन से बन के राउंड ऑफ आ जाते हैं तो फिर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि नहीं यार वो इंस्टीट्यूट 365 वाला खेल नहीं करेगा, राइट। इस क्वेश्चन में यही एम्बिग्विटी। बट मैं क्यों ऐसा बोलूंगा कि क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए? क्योंकि वैसे भी मुझे नहीं लगता कि स्टूडेंट्स ने इतना अंदर घुस के सोचा होगा। सोचा तो आपकी गलती नहीं, इंस्टीट्यूट की गलती। और आपने वो कर भी दिया तो मुझे बुरा लगेगा, क्योंकि वही क्लैरिटी हमें ही डुबा गई। क्योंकि बुरा लगेगा कि यार इंस्टीट्यूट ने वो किया नहीं जो हम सही करके आ गए, राइट। चांसेस मुझे लगते हैं वो नहीं करेंगे, देखते हैं, है ना। आई होप ऐसे वो वीडियोस देख के तो सोल्यूशन बदलते नहीं होंगे, है ना। तो भाई साहब क्वेश्चन में पूछा क्या था? सॉरी, क्वेश्चन में पूछा था कि यू आर रिक्वायर्ड टू रिकमेंड अ सिंगल स्टॉक, दोनों में से एक बताओ वेयर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट्स कैन बी मेड। दोनों में से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहां हो सकता है? सर हम यहाँ पे 438 करोड़ का कर सकते हैं सेम लॉस की रिस्क लेने के बाद। तो भाई सेम रिस्क पे कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट है तो उस पर रिटर्न भी बड़ा आएगा ना, हमारा तो फायदा हो गया, राइट। इसीलिए हमने ये किया। क्वेश्चन नंबर 2A आपके सामने था इस तरीके से। सर क्वेश्चन नंबर 2B, यहां मेरा मानना है जिन लोगों ने सेकंड क्वेश्चन छोड़ा होगा ऑप्शन में वो सबसे ज्यादा लकी। क्यों? क्योंकि यहां आके यार फिर मैं फंस गया, यहां मेरा वो कन्फेशन आता है ना, मैं खुद की भी
खुद की भी सारी चीजें एक्सेप्ट करूंगा, यहाँ मेरा वो कन्फेशन आता है। क्या कन्फेशन आता है कि सर मैंने आपको क्या बोला था, यार ये तो देखा हुआ है, कर लेते, मेरी गलती है, अपोलोजाइज, आई अपोलोजाइज फॉर दिस। सर इक्विटी कॉर्पोरेट वैल्यूएशन का 25th क्वेश्चन इससे मिलता जुलता है, जहां पे वो बताते हैं कि देखो लीनियरली ग्रोथ कम हो रही है। नवंबर 20 और मई 19 में इंस्टीट्यूट से पूछ चुका है, सिमिलर बोलता हूं। वीडियो बनाते टाइम डिटेल में नहीं देखा, इसलिए सॉरी बोल रहा हूं कि यार क्या मैस कर दिया इन्होंने यहाँ पे। मैं जब सॉल्व करने गया मैं खुद कंफ्यूज हो गया। मतलब ये वो बातें होती जहां पे आप सर क्वेश्चन को किस माइंडसेट से लिखते हो, क्लैरिटी नहीं देते हो इंस्टीट्यूट। यहाँ पे मतलब किन लोगों को बैठा रखा है उन्होंने वहां पे सोचना, जिनको पता भी नहीं है कि यार आप इतना बड़ा पूरे इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन के इंस्टीट्यूट हो, यू रेगुलेट दैट प्रोफेशन, और उन बच्चों को प्रिपेयर करने के लिए आपको पता भी नहीं आप क्या चीजें कर रहे हो। कौन कराएगा ये चीजें रिव्यू, है ना? ये इन चीजों का रिव्यू कौन कराएगा जहां पे वो क्लैरिटी नहीं दे रहे लैंग्वेज में। आते हैं देखो सर, इन्वेस्टर, एक मिनट देना। ठीक है, तो सर अब यहाँ पे मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, इसमें गलती क्या की, देखो क्वेश्चन बहुत इजी। उनने क्या कहा कि 4 साल तक हमारी 20% ग्रोथ रेट रहेगी, लीनियरली अगले 3 साल 100 पॉइंट्स कम हो जाएगी। मतलब 4th ईयर एंड तक 20 चल रही है, 5th ईयर एंड तक कितनी हो जाएगी, 19, है ना? तो 4th ईयर एंड तक तो 20 चल रही थी, 5th ईयर एंड तक 19 हो जाएगी, 6th ईयर एंड तक 18 हो जाएगी, और 7th ईयर एंड तक 17 हो जाएगी। मतलब 3 साल कम हुई, और उसके बाद सेम चलेगी, मतलब आगे सब जगह 17 17 17 चलेगी। तो बोल रहे हैं यार स्टेबल ग्रोथ रेट बताओ, तो आपने कहा वो तो बहुत ऑब्वियस है, 17% आंसर आ रहा है, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं टू एडवाइस, बताओ वेदर इट इज वर्थ टू परचेज और नॉट। तो वर्थ कैसे करते हैं सर, इंट्रिंसिक वैल्यू को सीएमपी से कंपेयर कर लेते हैं, है ना? पर इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट तो करें पहले। वर्थ टू परचेज एट दिस प्राइस इफ द इन्वेस्टर हैज स्टेबल टारगेट ग्रोथ रेट ऑफ 15%। अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि भाई हमारा तो आंसर 17 आ रहा है, तो 15 का कहां से आ गया। तो चलो ऐसा मान लिया, दिस इज ऑल टुगेदर अ न्यू सिचुएशन। उन्होंने कंडीशन ही चेंज कर दी कि भाई हमारा एस्टिमेट क्या है कि 15% से ग्रोथ होगी। बस है, कहां पे बताऊं सर 15% कहां से, उनकी जिम्मेदारी नहीं है बताना हमें। क्या उनको ये नहीं बताना चाहिए कि पर 15% कहां से? क्योंकि मैं तो अगर स्टेबल अज्यूम करूंगा ना, तो मैं ये भी कर सकता हूं जहां पे कोई आर्ग्यूमेंट में जीत नहीं सकता है कि मैं तो 0 डे से स्टेबल हूं 15% पे। करेक्ट, यही सोचा पहले मैंने, फिर दिमाग चला कि भाई अगर ऐसा है तो, क्योंकि जिन स्टूडेंट ने क्लास ली मैंने उनको ये बात बताई, और आपको ये पता भी, और पुराने वीडियोस में भी बोले, इंस्टीट्यूट के पेपर से ही हिंट लेना सीखो। जब इंस्टीट्यूट ने आपको ये डिटेल दी है और कुछ तो यूज है, वो फालतू में इंफॉर्मेशन नहीं देते। आपका प्राइमा फेसी थॉट क्या होना चाहिए कि फालतू में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। 1% केस में होता है जहां इंस्टीट्यूट सिर्फ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन फालतू में देगा, अदरवाइज उसका यूज है कहीं। तो अब ये जब इंफॉर्मेशन दी है, स्पेशली प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स, तो फिर इससे ये समझ में आ रहा है क्या कि वो 7th ईयर के बाद जहां से बोल रहे हैं कि यार चलो एक बार 17 तक आ गए कम होते होते, तो 7th के बाद जो फॉरएवर वाली थी, अब वो 15% से ग्रो करेगी। एवरीवन, यही समझना लॉजिकल है, क्यों मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखना। अब आप सोचोगे सर ऐसी बारीकियां, ठीक है, बारीकियों का क्या मतलब होता है, ध्यान से सुनना सर। ग्रोथ ओवर नेक्स्ट 3 years विल डिक्लाइन लिनियर टू 100 basis पॉइंट्स। हो गया कम, कम होते होते 17 पे आ गए 7th ईयर में। तो ये 6th ईयर का एंड था, ये 7th ईयर का एंड है, 7th ईयर में 17 पे आ गए थे। अब ध्यान से सुनना बारीकी क्वेश्चन की, ठीक है, जहां मैं बताऊंगा कि कहां गलती है, सुनना, ठीक है। 100 basis पॉइंट्स, एवरीवन 100 basis पॉइंट से कम हुई, इट विल स्टेबलाइज एट अ सर्टन ग्रोथ रेट। अब भाई साहब सर्टन कितनी, इज दैट सर्टन 17? बोला उन्होंने एक भी बार? देन इट विल कंटिन्यू टू ग्रो एट दिस रेट? नहीं, इसने क्या बोला, कंटिन्यू टू ग्रो बोलते मतलब समझ में यार 17 में कंटिन्यू करेगी चीज। इट विल स्टेबलाइज एट अ सर्टेन ग्रोथ रेट। आज तक लाइफ में सारे क्वेश्चन हमने 17 वही कंटिन्यूएशन में सॉल्व किए थे, तो हमें लगा 17 पे कंटिन्यू होगा, लेकिन इसने क्लियरली क्या बोला, एट अ सर्टेन ग्रोथ रेट। अब यहां वो बात है जिसमें मैंने बोला कि थोड़ा इंस्टीट्यूट ने गलती की है क्योंकि उन्होंने यहां क्लियर नहीं किया, और थोड़ा हमने गलती की क्योंकि हमारा एक इनहेरेंट असम्पशन क्या होता है, क्योंकि आज तक अगर 50 क्वेश्चन सॉल्व किए तो सारे कैसे दिए, 17 पे आके खत्म हुए और 17 पे चल गई आगे गाड़ी। या उन्होंने बोला इट विल स्टेबलाइज एट अ सर्टेन ग्रोथ रेट। भाई सर्टेन का मतलब ये होता है कि 17 पे ही होगा। मैं एडमिट करता हूं अगर आपकी जगह एज ए स्टूडेंट में होता तो मैं भी परेशान होता एग्जाम में। क्यों? क्योंकि भाई हम थोड़ी ना एक एक वर्ड को एनालाइज करने जाते हैं, और जब एक एक वर्ड का एनालिसिस उस वहां एक्सपेक्ट किया जाता है जब हम ऐसे इंस्टीट्यूट की एग्जाम दे जो खुद में परफेक्ट है। यहाँ तो भाई साहब एक स्कैम के बीच में फंसे हुए हैं हम, स्कैम में अगर बारीकियों में चले गए तो निपट जाएंगे। तो हमने कहा इसका मतलब है कि
ये मेरा अजम्पशन है अगेन, क्योंकि कहीं ना कहीं तो एम्बिग्विटी है, उन्होंने क्लियर नहीं किया। दो पॉसिबिलिटीज बन सकती थी, या तो स्टेबल जीरो से ले लो, पर मेरा मानना है इसका यूज करेंगे। लेकिन लेकिन क्यों ये वाला मैं आपकी जगह में होता तो 8th ईयर के एंड में 15% की ग्रोथ ले लेता। सर मैं क्यों प्रेफर करता, दो रीजन, एक तो ये, और दूसरा क्वेश्चन ऊपर क्लियरली बोला भी तो है कि भाई सर्टन ग्रोथ रेट पर एनम विल कंटिन्यू इनडेफिनेटली, तो इनडेफिनेटली लगा दो 15%। बस यहां कंफ्यूजन था जिसमें पूरे वो गलत नहीं, क्योंकि उन्होंने बोला है, बट पूरे हम भी गलत नहीं, क्योंकि एग्जाम में मैंने इतना क्लियर भी नहीं किया। ठीक है, सिमिलर कैटेगरी में डाला है, जो मैं कन्फेस करूंगा कि मैंने फर्स्ट टाइम में नहीं देखा था, है ना। चलो, दिस क्वेश्चन नंबर बी इज डन। सोल्यूशन नहीं किया, सिर्फ इतना सा थॉट प्रोसेस था। क्वेश्चन नंबर थर्ड ए के ऊपर आ गए, इसके ऊपर एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं। ठीक है, चलिए सर, तो इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर, अपने बुक का क्वेश्चन नंबर 65, और आईबी जैकी वो जो क्वेश्चन नहीं था आईबी जैकी करके, राइट, वो सबको आता है ना। नवंबर 20 और मई 19 में इस टाइप के क्वेश्चंस पहले इंस्टीट्यूट पूछ चुका है, लेकिन इस बार उन्होंने इसमें कुछ चीजें चेंज की। अब इसमें जो इन्होंने चेंज चीजें की, यहाँ थोड़ा सा एक फर्दर कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। कुछ किया जिसमें स्टूडेंट को टेस्ट किया, उसमें वो लोग जेन्युइन है। कुछ किया जिसको देखकर लग रहा है कि यार ये एम्बिग्विटी है या फिर ये भी जेन्युइन है, हमें समझ में आएगा, एक बार डिस्कस करते हैं ये, है ना। इसीलिए बोलेंगे इसको सिमिलर क्वेश्चन की कैटेगरी में डालना फिर से स्टूडेंट के साथ गलत होगा। इस क्वेश्चन का फ्लो सेम है, लेकिन ये बिल्कुल एक अलग नेचर का क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, परफेक्ट, है ना। तो ऐसे करके बोलते हैं कि यार क्यों इतने स्टूडेंट को प्रॉब्लम फेस की होगी, एक बार देखते हैं, है ना। देखो, सेकंड देना। सर आईएफ इंडियन फॉर्म है, इंडियन फॉर्म है जिसका सब्सिडरी सिंगापुर में, और एसएफ सिंगापुर की फॉर्म है जिसका सब्सिडरी इंडिया में। मतलब हम इंडियन और सिंगापुर की कंपनी की बात कर रहे हैं, है ना। इन लोगों को बोरोइंग करना होगी तो एक बार इनसे रिलेटेड इंटरेस्ट रेट्स हमें बताए गए। ठीक है, तो आईएनआर अगर फ्लोटिंग रेट देखा जाए, ठीक है, तो आईएफ को सस्ता, आईएफ को बीपीएलआर प्लस 0.5 है, और एसएफ को बीपीएलआर प्लस 1.5 है, राइट। और वहीं सिंगापुर डॉलर में अगर लोन लेना हो, ठीक है, फिक्स रेट पे, लेकिन तो आईएफ को मिलेगा 3 पे और एसएफ को मिलेगा 3.5 पे, करेक्ट। ठीक है, अभी मैंने कुछ नहीं बोला इसमें हमारी डिजायर क्या, एक्चुअल पोजीशन क्या है, राइट, उस पर भी बात करेंगे। सर एसएफ विशेस टू बोरो रुपी लोन एट अ फ्लोटिंग रेट, मतलब एसएफ को फ्लोटिंग रुपी लोन लेना है, मतलब लिख सकता हूँ कि यहाँ पे डी की ये इसका डिजायर इतने पे लेने का है। सिमिलरली आईएफ विशेस टू बोरो एसजीडी एट अ फिक्स रेट, मतलब आईएफएफ का एसजीडी यहाँ डिजायर्ड लिख सकता हूँ कि हाँ इसको बोरो करने का माने। ठीक है, कूल। तो अभी देखो, अगर आपको एक सेंस आ गया कि स्वैप का क्वेश्चन है, तो विदाउट रीडिंग फर्दर क्वेश्चन एक बार तो आप एक इंटेटिव आइडिया लगाओगे। क्या आइडिया लगाओगे कि सर अगर ये लोग अपनी डिजायर्ड पोजीशन के अकॉर्डिंग गए, तो इनकी टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट आएगी बीपीएलआर प्लस 4.5, राइट। और अगर ये लोग, हमने इनको बोला कि चलो आप ऐसे मत जाओ, रादर आप ऐसे चले जाओ, कैसे चले जाओ भाई, एसएफ आप एसजीडी में बोरो कर लो, राइट, और आईएफ आप ऐसे बोरो कर लो, राइट। अगर हमने उनको इस तरीके से बोरो करवा दिया और स्वैप करा के उनको वापस उनके डिजायर्ड पोजीशन पे ले गए, तो टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट क्या है सर, बीपीएलआर प्लस 4%। मतलब हमारे तरीके से करने की वजह से उनका 0.5% बच रहा है। ये आपको समझ में आ गया, करेक्ट। ठीक है सर, तो दोनों का पहले डिजायर्स बताया। द लोन अमाउंट रिक्वायर्ड बाय द बोथ कंपनीज आर सेम एट द करंट एक्सचेंज रेट। इस लाइन का रिलेवेंस इतना सा है कि भाई दो अलग अलग कंट्रीज की कंपनीज है, अलग अलग पैसों में, अलग अलग करेंसी में पैसा चाहिए। ठीक है, बट हैविंग सेड दैट उससे हमें फर्क ही नहीं पड़ता, एक्सचेंज रेट सेम है। ठीक है, मतलब एक्सचेंज रेट का इफेक्ट दे दो तो दोनों को सेम अमाउंट चाहिए। जैसे इसको 1 रुपए का लोन चाहिए तो इसको $1 का लोन चाहिए तो इसको 60 रुपए का चाहिए, मतलब एक ही बात है रेस्पेक्टिव करेंसी में। ठीक है, अ बैंक, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, अ बैंक अरेंजेस अ स्वैप, भाई एक इन्वेस्टमेंट बैंक ने स्वैप अरेंज किया एंड रिक्वायर्स 50 बेसिस पॉइंट्स एज कमीशन, 50 बेसिस पॉइंट का उसको कमीशन चाहिए। मतलब सर अभी हमें टेंशन आ रहा है, टेंशन ये आ रहा है कि जितना जो पैसा बचा वो तो पूरा बैंक को चला गया। जब वो पूरा पैसा बैंक को चला गया तो हम क्या करेंगे, और इसके बाद की भी लाइन है, विच इज टू बी शेयर्ड इक्वली। व्हाट इज टू बी शेयर्ड इक्वली, ये जो कमीशन की कॉस्ट है ना, कमीशन तो बैंक को मिल गया, कंपनी को थोड़ी मिल रहा है जो इक्वल शेयर करेंगे। कमीशन जो कंपनी के लिए कॉस्ट है जो बैंक को दे दिया, वो इक्वली शेयर करने का प्लान है। अब यहां मैं आगे चल के बताऊंगा कि क्यों मुझे यहाँ एम्बिग्विटी लगी। सर आईएफ रिक्वायर्स मिनिमम गेन ऑफ 20 बेसिस, आईएफ को 20 बेसिस पॉइंट का मिनिमम गेन चाहिए, और एसएफ को मिनिमम गेन 10 बेसिस पॉइंट्स का चाहिए।
मतलब क्या देखकर समझ में आ रहा है कि यार जितना भी गेन हो रहा है ना, उसमें मिनिमम आईएफ को 20 का चाहिए और एसएफ को मिनिमम 10 का चाहिए। अब हम सोच रहे हैं सर ऐसा कैसे होगा कि 50 बेसिस पॉइंट में इसको भी 50 दे दे, इसको भी 20 दे दे और इसको भी 10 दे दे। तो ऑब्वियसली वो जो नेक्स्ट लाइन बोलिए जिसको कुछ कुछ स्टूडेंट शायद कन्वे नहीं कर पाए, है ना। अभी मैं वापस वीडियो में मैसेजेस नहीं खोलना चाह रहा हूँ, बट जितना मुझे याद है एग्जाम के जस्ट बाद जो स्टूडेंट्स के मैसेज आए थे, उसमें एक स्टूडेंट ने मेरे को क्या बोला कि सर वैसे भी बैंक क्या बोल रहा है कि अगर कमीशन नहीं मिला तो वो डील जाने देगा, ऐसा क्या ऐसा। का मतलब ये नहीं भाई, वो डील तो रहेगा, वो कमीशन जाने देने के लिए रेडी है। देखो, द बैंक इज वेरी कीन, वेरी इंटरेस्टेड टू स्ट्रक्चर दिस डील इवन इफ इट हैज टू फोरगो अ पार्ट ऑफ द कमीशन। कमीशन का कुछ पता चला भी जाए ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसमें मेरा आपसे प्रॉब्लम क्या है समझ, सर 50 पैसा बच रहा है, तो अब ये तो प्रॉब्लम बचा ही नहीं कि उसको 50 पैसा कैसा कैसा देना है। सर क्यों प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि जो 50 बेसिस पॉइंट्स बचे हैं ना भाई, उसमें से तो हम इनका कम कर सकते हैं, बैंक का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब एक बात बताना, अगर 50 पैसे में से 20 आईएफ को दे दिया और 10 एसएफ को दे दिया तो कितना 30 चला गया, 30 बेसिस पॉइंट्स। मतलब डू यू अग्री 20 बेसिस पॉइंट्स में, देखो मैं सोल्यूशन बताता हूँ, 20 आईएफ को दे दिया, 0.1 एसएफ का बचा, मतलब इन्वेस्टमेंट बैंक का कितना बचा 0.2। ऐसे सोल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन मैं होता तो ऐसे क्यों नहीं करता। देखो मुझे ये करने में भी डर लग रहा है और दूसरा वाला जो मैं बताऊंगा उसको करने में भी डर लगेगा, क्यों? देखो सर, डू यू अग्री, यहाँ एक क्लियर कट एक लाइन बोलता है वो, विच इज टू बी शेयर्ड इक्वली। व्हाट इज टू बी शेयर्ड इक्वली? द कमीशन इज टू बी शेयर्ड इक्वली, है ना, वो कॉस्ट को इक्वली बेयर करना है। तो भाई साहब इक्वली बेयर करने का मतलब होता है कि जैसे 50 बेसिस पॉइंट्स का कॉस्ट है ना, तो दोनों को अगर मैंने इसको थोड़ा ज्यादा बेनिफिट दे दिया, इसको थोड़ा कम बेनिफिट दिया, तो डू यू अग्री इस कमीशन कॉस्ट को इक्वल बेयर नहीं किया, है ना। मतलब ये जो 0.2 बेसिस पॉइंट का कमीशन दिया गया है ना, ये इक्वल बेयर नहीं हो रहा। इक्वल बेयर होता तो उसका ब्रेकअप प्रॉफिट अलग तरीके से होता। तो ये मुझे प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे। अब एम्बिग्युइटी क्या है, एक मन में डर कह रहा है कि चलो इसको 20 और इसको 10 दे दिया, तो वैसे तो एग्जामिनर ने मिनिमम बोला है ना, मिनिमम बोला है ना। लेकिन डू यू अग्री, अगर उनको इक्वल बेयर कराना है कमीशन की कॉस्ट को, तो अगर कमीशन कॉस्ट इक्वल बेयर होना है तो गेन्स भी इक्वल जाने चाहिए पार्टीज को, राइट। तो इस वजह से हमने क्या बोला कि यार यहाँ पे इनको गेन्स इक्वल दो, लेकिन दोनों बातें साथ में एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। या तो गेन्स इक्वल जा सकते हैं या फिर कमीशन इक्वल शेयर, या तो गेन्स इक्वल जा सकते हैं, राइट, कमीशन इक्वल जा सकते हैं, या फिर ये 20-10 का हो सकता है। इसका एक इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकता था कि यार सर इसको भी 0.2 दो, ताकि इक्वल हो गया और इनका मिनिमम की कंडीशन भी, मतलब दोनों क्वेश्चन की दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, और बैंक को सिर्फ क्या दो 10। मुझे लगता है कि आईसीआई ऐसा ना करे शायद, अब कर दे पता नहीं, कैसे नहीं कर सकते ना, क्योंकि कोई सुपर परफेक्ट चीज नहीं है वो, तो हम भी कैसे सुपर परफेक्शन सीख करेंगे, है ना। तो इसीलिए ये जो पॉइंट है इसका तो पूरा रेलेवेंस ही खत्म हो गया, इफ यू रियलाइज इस पॉइंट का तो पूरा रेलेवेंस भी खत्म हो गया, है ना। अब इससे रिलेटेड मैं एक और चीज बताना चाह रहा हूँ, एक सेकंड मुझे दो। ओ, 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 देखो मैं आपको एक और आइडिया देता हूँ कि गेन इक्वल शेयर कैसे नहीं हो रहे। देखो, अगर समझो ये कमीशन नहीं देना होता तो डू यू अग्री दोनों पार्टी को, हाउ शुड आई बी एक्सप्लेनिंग इट, चलो एनीवेज फर्दर डेप्थ में नहीं जाते, यहाँ तक भी अगर हमने समझ लिया ना तो इतना हमारा काम हो गया। मुझे ऐसा लगता है इंस्टीट्यूट ये करेगा, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है कि इसमें पार्टीज के गेन इक्वली शेयर नहीं हो गए, बट उनका मिनिमम वाली कंडीशन फुलफिल हो जाती है, तो आई थिंक इंस्टीट्यूट मोर प्रोबेबली यही करेगा, ठीक है। ये सब करने के बाद भी, ये सब करने के बाद भी मेन प्रॉब्लम पता है क्या है? मेन प्रॉब्लम है कि एग्जामिनर ने क्या पूछा वो बहुत अच्छे से समझ ही नहीं आया। वो बोल रहे चलो सर बैंक डील विल स्ट्रक्चर कर देगा, वेदर देयर कैन बी एनी एडवांटेज अवेलेबल टू आईएफ एंड एसएफ, क्या आईएफ और एसएफओ को कुछ एडवांटेज अवेलेबल है, ये बात पूछ रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बात स्पेसिफिकली कहना चाहूंगा सर, और यहाँ पे मैं वापस वापस बताना चाहूंगा कि एक पर्टिकुलर नॉलेज था जो मुझे होने के बाद भी मैंने अपने क्लास स्टूडेंट्स तक को भी नहीं दिया। सर क्यों नहीं दिया? क्योंकि मुझे लगता है कि यार कितना अपन आपके लिए चीजें कॉम्प्लिकेट करेंगे ना, ऐसा थोड़ी दुनिया भर का हर वो नॉलेज जो इस क्लास में बोल दिया जाए, है ना। सीएफए में भी हर वो चीज जो आती है वो यहाँ बोल सकते हैं क्या? नहीं, वहां की बात वहां, यहाँ की बात यहाँ। तो सिंस स्टडी मटेरियल में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, इसलिए मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं,
है ना। लेकिन इनफैक्ट पढ़ाना बंद कर दिया टू बी फ्रैंक। अगर मैं पुराने नोट्स में बताऊंगा ना तो आपको बता पाऊंगा कि यार अपन कंपेरेटिव और एब्सोल्यूट एडवांटेज का एक कॉन्सेप्ट है जो डिस्कस करते थे पुराने नोट्स में, है ना। अब सिंस वो चीज का रेलेवेंस किसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्विंग में नहीं, उस चीज का रेलेवेंस किसी और इंस्टीट्यूट का कहीं वर्ड का रेफरेंस नहीं, कहीं जिक्र नहीं है, इसलिए कभी कंपेरेटिव एंड एब्सोल्यूट एडवांटेज बताया नहीं। और अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जब ये एडवांटेज बोल रहे हैं, वेदर देयर आर एनी एडवांटेजेस अवेलेबल टू देम, तो शायद उन वो कंपेरेटिव और एब्सोल्यूट एडवांटेज के बारे में बताना चाह रहे हैं। मैं श्योर नहीं हूं। टेक्निकली स्वैप में एडवांटेज वर्ड का एक ही कॉन्टेक्स्ट होता है, कंपेरेटिव एडवांटेज है, एब्सोल्यूट एडवांटेज है ना। ऐसा एक जो जनरिक सेंस होता है वो ये कहता है, राइट। तो एक बार ये बताता हूं कि टेक्निकली इनके आंसर्स क्या होने चाहिए, राइट। तो प्लीज एक बार आपको एक आइडिया देता हूं कंपेरेटिव और एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या होता है। देखो, डू यू अग्री कि आईएफ कंपनी जो इंडियन है वो फ्लोटिंग पे बोरो करे या फिक्स पे बोरो करे, दोनों ही केस में उसको एसएफ से कॉस्ट कम पड़ रही है। दोनों ही केस में उसको एसएफ से कॉस्ट कम है। फ्लोटिंग की भी बात आती है तो उसको सिर्फ 0.5 एक्स्ट्रा देना है, और फिक्स की भी आती है तो उस वाले से सॉरी, फ्लोटिंग की बात आती है तो इसको सिर्फ 0.5 देना है एज कम्पेयर टू 1.5, और फिक्स की बात आती है तो उसको सिर्फ 3 देना है एज कम्पेयर टू 3.5। तो आप कॉमन सेंस लगा के सोचना, जैसे आप एक नॉर्मल बंदे की तरह मेरे पास आए, तो एक क्या होता है ना सर, जब पता हो ना कि आईएनआर में एसएफ को महंगा पड़ रहा है और एसजीडी में इसको महंगा पड़ रहा है आईएफ को, है ना। तो एसजीडी में आईएफ को महंगा पड़ रहा है और आईएनआर को एसएफ में महंगा पड़ रहा है, सर ये दोनों महंगे, तो ऑब्वियसली सर स्वैप करेंगे तो सस्ता पड़ेगा ही। तो इस कंडीशन में तो आपका भी कॉमन सेंस कहता है कि यार एक कंपनी को इसमें फायदा, दूसरी कंपनी को इसमें फायदा, तो ऑपोजिट बोरो करा के स्वैप करा दो। ये होता है एब्सोल्यूट एडवांटेज, ये होता है एब्सोल्यूट एडवांटेज। जब एक कंपनी को एक में फायदा, दूसरी कंपनी को दूसरे में, यहाँ तो स्वैप ऑब्वियस है और आप भी अग्री करोगे। लेकिन मैं आपको अभी घुमा सकता हूँ ये बात बोल के कि देखो ना, जब आईएफ को दोनों ही चीजों में सस्ता है इधर, तो वाई वुड आईएफ अग्री कि भाई साहब चलो ठीक है मुझे ये करना है पर मैं महंगा वाला कर लेती हूँ। आईएफ क्यों बोलेगा कि भाई साहब मैं 3 की जगह 3.5 में बोरो कर लूं। तो एक कॉमन सेंस ऊपर ऊपर से क्या कहता है सर, ऊपर ऊपर से कहता है कि सर इसमें तो स्वैप अरेंज हो ही नहीं सकता है, कोई फायदा ही नहीं है। क्योंकि दूसरी कंपनी जिस कंपनी को दोनों ही जगह इधर ही सस्ता मिलेगा तो वो स्वैप करेगी तो महंगी साइड ही जाएगी ना, उसको क्या फायदा है। फायदा है वो यहाँ जस्टिफाई कर दिया, इससे ज्यादा डिटेलिंग यहाँ नहीं बताऊंगा। तो ऐसी सिचुएशन जहां पे एक ही कंपनी को दोनों जगह फायदा होता है, ये होता है कंपैरेटिव एडवांटेज। क्लास स्टूडेंट्स फिर से सॉरी, है ना, क्योंकि यार इंस्टीट्यूट क्या पूछता है उसके लिमिट नहीं, उनकी गलती की वजह से मुझे सॉरी बोलना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसी कोई बात बोली क्या उन्होंने कभी स्टडी मटेरियल में, ये तो अदरवाइज नॉलेज था तो आज यहाँ काम आ गई। ठीक है, मुझे लगता है कि एडवांटेज उसी सेंस में पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हमने बोला अब एक बार जो मुझे लगता है वो शेयर करता हूं, फिर दूसरा पॉसिबिलिटी ऑफ आंसर शेयर करूंगा। ठीक है, तो हमने बोला कंपैरेटिव एडवांटेज क्योंकि एक ही कंपनी को दोनों ही जगह सस्ता मिल रहा है। ठीक है, दूसरा, वेदर अ स्वैप कैन बी अरेंज्ड विच मे बी बेनिफिशियल टू बोथ द फर्म्स, तो क्या कोई स्वैप अरेंज किया जा सकता है। तो हम बोले हाँ कि भाई साहब टोटल कॉस्ट में 0.5 का सेविंग्स है ना, क्रॉस सेविंग्स 0.5% का है, इसीलिए इंटरेस्ट कॉस्ट अरेंज करके स्वैप, अरे इंटरेस्ट कॉस्ट की बेनिफिट लेकर स्वैप अरेंज किया जा सकता है। पूछते हैं भाई साहब इफेक्टिव कॉस्ट क्या है, हमने बोला बहुत सिंपल है, हमने बोला अगर ये खुद अपने हिसाब से करते तो क्या क्या कॉस्ट देते। आईएफ देता 3% डिजायर, है ना, और बीपीएलआर देता 1 प्लस, बीपीएलआर प्लस 1.5 देता एसएफ, राइट। अब हमारी वजह से जो इनको गेन हुआ है, आईएफ को मिला 0.2 और एसएफ को मिला 0.1, तो 0.2 और 0.1 जब हम माइनस करते हैं तो सर 2.8 और बीपीएलआर प्लस 1.4 का नेट इनको कॉस्ट बनती है। इसमें सर पूरी सिचुएशन में मेरे हिसाब से उस पर बेस्ड था क्वेश्चन पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये वाली कि सर या तो आप शेयर इक्वली कर दो कमीशन, क्योंकि कमीशन का शेयर इक्वल होना, है ना, हो नहीं सकता जब तक गेन्स सेम ना हो। ठीक है, क्योंकि अदरवाइज तो फिर ऐसा होगा गेन अलग अलग हो रहे हैं, मतलब किसी और को अलग तरीके से आपने कमीशन दिया है, किसी के ऊपर कमीशन का भार ज्यादा डाला है, किसी पे कम डाला है, पहला प्रॉब्लम। इसीलिए ये पहला एम्बिग्विटी, राइट। तो इस बात को तो गलत किसी को कंफ्यूजन आना ही नहीं चाहिए, इस बात का तो बिल्कुल क्लैरिटी को बैंक जाने देने के लिए रेडी, इसीलिए 0.2 आया। डिस्कशन ये था इनको कैसे करना है, पहला एम्बिग्विटी जिसके ऊपर नहीं पता, और दूसरा एम्बिग्विटी क्वेश्चन भी बच्चा समझ ले तो फिर सर करेगा कैसे।
बातें क्या पूछी वो समझ नहीं आ रही। चलो एक स्टूडेंट को जिसको टेक्निकल नॉलेज नहीं है ये वाला कंपैरेटिव एब्सोल्यूट वाला, वो क्या सोचेगा वो सोचता है। सर वो बोल रहे हैं कोई एडवांटेज है क्या आईएफ और एसएफ को, तो हमें क्या लग रहा है, मुझे क्या लगा पहले, अगर एक कॉमन सेंस वाला थॉट लगाएंगे कि यार वो ये पूछ रहा है कि यहाँ कोई बेनिफिट्स या सेविंग्स हो रही है क्या, कोई एडवांटेज है क्या, तो हमने कहा देयर इज एन एडवांटेज ऑफ 0.5 रुपीज। ठीक है, फिर वो पूछता है वेदर अ स्वैप कैन बी अरेंज्ड विच में बी बेनिफिशियल फॉर बोथ द फर्म्स। तो आपको नहीं लग रहा दोनों क्वेश्चन सेम ही बात पूछ रहे हैं? तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ, पहले ऊपर बोलेंगे हाँ बेनिफिट है 0.5 का, और नीचे बोलेंगे कि हाँ बेनिफिट है 0.5 का, इसीलिए स्वैप अरेंज किया जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि इंस्टीट्यूट दो इतने सिंपल सिंपल, ऊपर पूछ रहा है बेनिफिट है क्या, तो नीचे ऑब्वियस है ना भाई बेनिफिट है तो स्वैप तो आएगा ही ना। तो मुझे नहीं लगता कि वो दो ये क्वेश्चंस पूछना चाह रहे थे कॉमन सेंस वाले। और थर्ड तो चलो नेट इंटरेस्ट कॉस्ट तो सेम है कैलकुलेशन, ठीक है वो तो मैथ्स है। यहाँ देखते हैं इंस्टीट्यूट क्या करता है, सजेस्टेड का वेट करना पड़ेगा, इसीलिए मैं कन्फेस किया कि यार ये वो क्वेश्चन है जहां पे मैं नहीं बोलूंगा कि इजी था, है ना, मतलब जितना इजी नहीं था जितना इजी मैंने आपको बोल दिया था। इट्स ओनली व्हेन आई एंटर्ड इनटू इट आई रियलाइज कि यार साला यहाँ पे भी इन्होंने इक्वली बोल दिया और यहाँ मैस कर दिया फिर। ठीक है, एनी विच वेज दिस वाज अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 3A, जिसका डिस्कशन आपके सामने। सर ये वाला क्वेश्चन अपने इसमें वो राइस ट्रेडर करके नहीं है बंदा, राइस ट्रेडर, डेरिवेटिव क्वेश्चन नंबर 14 बुक में जाके देख लो, मे 19 में पूछा गया था, इसको बिल्कुल सेम कैटेगरी में डालेंगे, बिल्कुल भी कोई बड़ी बात नहीं है। सर क्वेश्चन नंबर 4 है, फिक्स्ड इनकम का है, अपना बुक का क्वेश्चन नंबर 31 है, मे 21 में इसके पहले पूछा गया था, सिमिलर बोल रहा हूँ, सेम से बस थोड़ा सा नीचे। सर क्यों नीचे मैं एक बार बता देता हूँ, देखो फिक्स्ड इनकम क्वेश्चन नंबर 31 चले, फिक्स्ड इनकम मतलब चलना पड़ेगा बस, मेरा दोस्त 31 क्वेश्चन का रिदम है ना सेम है कि भाई आप एक इन्वेस्टर हो, आपने 7 साल का बॉन्ड खरीदा है, खरीदने के बाद पता चला कि यार मार्केट अच्छा नहीं है तो आपने उसको बेचा, तो बेचने के लिए दूसरे इन्वेस्टर ने आपको इतना प्रपोजल दिया। ठीक है, इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या चेंज कर दिया, इसमें इन्होंने 1 साल का टाइम पीरियड ले लिया, दिखाता हूँ कैसे, है ना। बोल रहे यार बिगिनिंग ऑफ 22 में आपने एक बॉन्ड खरीदा 8 साल के लिए, अब बेचा उसको कब, 23 में, 1 साल हो गया ना, मतलब अब कितने साल बच रहे हैं, 7 साल। इसीलिए अगर आप एग्जामिनर को देखो ना तो उसने 7 साल के ही टाइम वैल्यू फैक्टर्स दिए है ना। तो यार हम बच्चे तो है नहीं हाँ कि एक्सपेक्ट करें सर बिल्कुल सेम टू सेम आना चाहिए, ये अपनी डमनेस है, ये अपनी इडियोसिटी है ना, मतलब इडियटनेस है कि आप जो भी बात बोलना चाहो, ठीक है अपना प्रॉब्लम है। ये हमें समझ में आना चाहिए यार कि इतना बेसिक ट्विकिंग तो करेंगे और करना भी चाहिए, अदरवाइज फिर लेवल ही क्या रह गया, अदरवाइज लेवल ही क्या रह गया, है ना। तो ये 22 में लिया लेकिन 23 में बेचा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई भी एक बड़ी बात नहीं है इस पे। ठीक है, फॉरेक्स क्वेश्चन नंबर 75, ये जो बी पार्ट है ना 4B, अपने फॉरेक्स के बुक में क्वेश्चन नंबर 75 बिल्कुल बेसिक है, कोई बड़ी बात नहीं, मे पहली बार नवंबर 18 और फिर मे 20 में पूछा गया था, बिल्कुल सेम नाम देंगे, कुछ भी ऐसी चीज नहीं है बड़ी जो आपको क्वेश्चन सॉल्व ना करवाने में प्रॉब्लम क्रिएट करे, है ना। क्वेश्चन नंबर 5A म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है अपनी बुक में, नवंबर 21 मे 21 में इसके पहले पूछा गया, सेम। अब रियलाइज हुआ क्या इंपॉर्टेंस, मेरी बात उन लोगों से चल रही है, स्पेसिफिकली उन लोगों से जो बोलते थे सर हम स्टडी मटेरियल करके आ रहे हैं, जब मैं समझा था मेरे भाई क्या करेगा स्टडी मटेरियल, एक स्टूडेंट का फोन आ रहा है बोल रहे सर स्टडी मटेरियल पूरा कर लिया, मैंने कहा सबसे बड़ा स्कैम है यार, ये कौन चला रहा है स्टडी मटेरियल को, आप उस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हो क्या जो परफेक्ट है, जो आपको स्टडी मटेरियल में सब कुछ देंगे, पुराने क्वेश्चंस के कॉपी पेस्ट है स्टडी मटेरियल में सारे, राइट। बेस्ट चीज है एग्जाम पेपर आरटीपीज एमटीपीज, और उसमें भी एग्जाम पेपर लास्ट 5 न्यू कोर्स के सारे एग्जाम पेपर्स कर लो, राइट, या फिर 2018 के बाद के ओल्ड और न्यू कोर्स के सारे एग्जाम पेपर्स कर लो, मजा आ जाएगा। नए क्वेश्चंस है, मतलब ऑब्वियसली सिर्फ वो नहीं करना है पर उनमें ही बहुत नए क्वेश्चंस है, राइट। और आप देख रहे हो जितने भी आज अभी आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं सब लेटेस्ट अटेम्प्ट्स में पूछे गए क्वेश्चंस है। ऐसा भी नहीं मैं बोला कि चलो मैं 18 2013 12 16 और फिर इतनी बार पूछा गया, एकदम ऐसे ऐसे पूछे क्वेश्चन है, कुछ 2-3 क्वेश्चन है जो पुराने हैं, बाकी सब नए नए पूछे जा रहे हैं, राइट। ये क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, सेम, बिल्कुल भी कोई नई चीज नहीं है। सर बी क्वेश्चन, बी क्वेश्चन जिसको मैंने ज्यादा टफ माना था, मतलब वो जो एनालिसिस मैंने टफ दिया था ना वो इसको दे दिया था, नहीं इसको नहीं दिया था, फर्स्ट वाले को दिया था, लेकिन सॉल्व करते टाइम पता चला कि ये टफ नहीं है, बट स्टूडेंट एक गलती इसमें कर सकता है जो मैं आपको बताऊंगा, और आपको बताऊंगा अपने नोट्स में चल के फिर एक और बात,
ध्यान से सुनना सर, पोर्टफोलियो का मैनेजमेंट है एंटायरली न्यू बोलूंगा, एंटायरली न्यू बोलूंगा, बट बहुत डिफिकल्ट नहीं, मीडियम बोलूंगा। मैं एक बात बताऊं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का एक क्वेश्चन है यार, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे ये कहाँ करते हैं अपन, म्यूचुअल फंड में जाके सर हमने क्वेश्चन किया है जहां पे वो इक्वेशंस बनती है, शार्प रेशो दिया है, ट्रेनर्स रेशो दिया है, उसकी मदद से नीचे कुछ कैलकुलेशन होते हैं, राइट। तो एक का यूज करके दूसरे में वैल्यूज पुट करते हैं, ऐसा कोई सिचुएशन बनती है और उसी से रिलेटेड सोल्यूशन है। बहुत ध्यान से सुनना क्या सर, देखो समझा रहा हूँ क्या क्या दिया है हमें। सर जेनसन दिया है, ट्रेनर दिया है, एक्चुअल रिटर्न दिया है, रिस्क प्रीमियम दिया है, ठीक है, बीटा, रिस्क फ्री रेट, सिक्योरिटी मार्केट लाइन बनानी है। ध्यान से देखना सर, आपको दो में से दो इन्वेस्टमेंट में, दो उसमें आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, डिटेल्स आपके सामने है। सर बोल रहे हैं बीटा बताओ, बीटा बताओ, मतलब अब ऑब्वियसली समझ गए आप, ये कोई डायरेक्ट आंसर नहीं जहां पे डेटा दिया ईयर्स का और हम वो बीटा के फॉर्मूलाज लगाए, कोरिलेशन वाला या कोवेरिएंस वाला, और बीटा लगाए, ऑब्वियसली बैक कैलकुलेशन चलाना है, ठीक है। तो अब चीजों को सॉर्ट आउट करना, खोलना चालू करो, जब कुछ समझ नहीं आया ना, मैं बोल रहा हूँ खोलना चालू करो, आगे जाके रास्ता मिल जाता है। देखो जेनसन्स अल्फा होता है बॉस के रिक्वायर्ड के ऊपर कितना कमाया, अब एक्चुअल रिटर्न है अगर 8.5 और 9.1, तो डू यू एग्री 8.5 और 9.1 में मैंने रिक्वायर्ड के ऊपर 1.1 और 1.5 कमा लिया, मतलब एक्चुअल में से ये दोनों एक्स्ट्रा माइनस कर दूंगा तो डू यू एग्री मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा। तो ध्यान से देखना सर, हमने बोला जेनसन्स अल्फा ये है, एक्चुअल रिटर्न ये है, तो एक्चुअल में से अल्फा माइनस कर दो तो सीएपीएम का एक्सपेक्टेड या रिक्वायर्ड रिटर्न आ गया 7.4 7.6, ठीक है, 7.4 7.6 किया। सर अब हमें फिर दिखा रिस्क प्रीमियम, दिमाग में इक्वेशन बनी क्या, रिस्क वो क्या होता है, आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। अब सर रिस्क प्रीमियम वर्ड में इसने कंफ्यूज कर दिया, कंफ्यूज ऐसा करा कि सर ये होता है मार्केट रिस्क प्रीमियम आर एम माइनस आर एफ, और ये होता है सिक्योरिटी रिस्क प्रीमियम जिसमें सिक्योरिटी का रिस्क प्रीमियम आ जाता है, क्योंकि बीटा एक सिक्योरिटी का होता है जो मल्टीप्लाई हो गया, करेक्ट। अब समझ नहीं आ रही कौन सा रिस्क प्रीमियम है। जिस स्टूडेंट के थोड़ा भी कॉमन सेंस चलता है वो बता देगा कि सर एक बात बताओ, जब तक दो सिक्योरिटीज का बीटा सेम ना हो तब तक उनका रिस्क प्रीमियम सेम हो सकता है क्या, नहीं। तो एक बात बताना, जब दो सिक्योरिटीज के एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्चुअल तो चलो एक्चुअल में मिल जाता है, किसी ने ज्यादा दे दिया किसी वजह से, बट एक्सपेक्टेड तो कभी ज्यादा नहीं मिलता है, रिस्क के अकॉर्डिंग मिलता है। जब एक्सपेक्टेड अलग है तो उनकी रिस्क अलग थी कि नहीं, और मेरे दोस्त जब रिस्क अलग थी ही सही, तो मैं कैसे मान सकता हूं कि इस रिस्क प्रीमियम सिक्योरिटी का है, क्योंकि अगर ये दोनों का सेम हो गया फिर तो सिर्फ आरएफ ही तो बच रहा है इक्वेशन में, फिर क्वेश्चन बचा ही कहां है, राइट। इसका मतलब सर ये सिर्फ मार्केट रिस्क प्रीमियम, क्योंकि कॉमन है दोनों में, आरएम माइनस आरएफ मार्केट का होता है, किसी सिक्योरिटी का नहीं होता है। तो सर ये भी समझ, तो अब देखना सर, और मैंने भी उसी इंटेंशन से सॉल्व किया कि चलो एक बार आगे चलते हैं फिर समझ में आएगा, तो मैं यहां तक आ गया, मुझे समझ में आ गया सर, एक बार सीएपीएम बनाते हैं। तो बोलते हैं 7.4 प्लस आर एफ प्लस 7.4 इज इक्वल्स टू आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एफ माइनस आर एफ, तो यहाँ 4 लगा दिया दोनों में, मतलब एक इक्वेशन ये क्लियर हो गई। जब ये क्लियर हुआ ना, तो मुझे ऐसा लगा कि कोई स्टूडेंट ये वाला स्कैम ना कर दे, वो सोचा कि यार दो इक्वेशन है, ध्यान से सुनना, आप भी ऐसा सोच सकते हो, आप बोले ये दो इक्वेशन, और दो इक्वेशन में दो ही तो वेरिएबल मिसिंग है, आर एफ और बीटा। मेरे दोस्त ये सबसे बड़ा स्कैम है, इससे बड़ा स्कैम बनेगा नहीं दुनिया में, जब आपको रियलाइज होगा कि दोनों बीटा सेम थोड़ी है मेरे भाई। बीटा होना डज नॉट मीन किस चीज का बीटा है। मैंने क्या पहले सिर्फ बीटा लिखा, फिर मुझे समझ में आया स्कैम, तो फिर मैंने बीटा के आगे एस और जी लिखा। मैंने कहा बताऊं कि अलग अलग बीटा से भाई ये दो इक्वेशन में तीन मिसिंग वेरिएबल हो गए, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना, अब आपको समझ में आ गया, इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को छोड़ के सब कुछ कर चुके हैं, और दिए गई इंफॉर्मेशन तो क्या, उसको खोलो तो सही, खोलोगे तो अपने आप इक्वेशन बनेगी। 90% स्टूडेंट बोल रहे हो सर एग्जाम में डेटा मिसिंग था, भाई कैसी बात कर रहे हो, जब आपको इतना सारा डेटा दे रहा है और दो आपको पता है कि कुछ एक्स्ट्रा डेटा है, मतलब इक्वेशन बनेगी, और इक्वेशन बनी है तो दो मिसिंग वेरिएबल, दो इक्वेशन में दो मिसिंग वेरिएबल फाइंड नहीं कर सकते क्या सर, बिल्कुल कर सकते, करना ही है ये तो। ये अपने एसएफएम लेवल पे बड़ी बात नहीं, ऐसा नहीं कि सर हमने इसके पहले पूरे एसएफएम में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं किया जहां दो इक्वेशन बनी और उसमें से मिसिंग डेटा फाइंड किया, बहुत बहुत किए हैं, हाँ प्लीज, ठीक है। तो आओ सर ये ले लो, तो हमने कहा चलो ठीक है, ट्रेनर्स का फॉर्मूला लगाते हैं। ट्रेनर्स का फॉर्मूला जब लगाने गए, है ना, तो एक चीज एडमिट करूंगा मैं, ये कुछ पार्ट है जो मुझे समझ में आया, लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि हर एक स्टूडेंट समझ में आएगा। सर क्यों, ध्यान से सुनना, आपको क्या लगेगा 0.074 इज इक्वल्स टू 0.07, सॉरी 0.0714 इज इक्वल्स टू एक्चुअल रिटर्न, प्लीज ध्यान रखना ट्रेनर्स एक्चुअल पे लगता है ना, एक्चुअल माइनस आर एफ, एक्चुअल माइनस आर एफ, एक्चुअल माइनस आर एफ डिवाइड बाई बीटा ऑफ द सिक्योरिटी। आपने फॉर्मूला लगा दिया, जब आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो आप सोचो अरे वाह ये नंबर है आर एफ,
सॉरी एक्चुअल रिटर्न है 8.5, तो आरएफ और बीटा मिसिंग है, और ऊपर वाली इक्वेशन में वही दो आरएफ बीटा मिसिंग है, दो इक्वेशन बन गई, फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन एक बात प्लीज समझो, 7.14 और 0.0714 में फर्क है, और यही मुझे खुशी होती है ना। मुझे आने दो, अपने क्लास नोट्स पे आने दो। रेगुलर स्टूडेंट्स, ये मैसेज आप लोगों को है। जब मैं बोलता हूँ ना कि यू शुड फील कॉन्फिडेंट अबाउट थिंग्स, व्हाई शुड यू फील कॉन्फिडेंस, लेट मी टेल यू दैट। ठीक है, क्योंकि जिस लेवल का क्लैरिटी आप ले रहे हो ना यहाँ पे, जिस लेवल पे डिटेलिंग चलता है ना चीजों का, वहां मजा आता है। आप बताओ, पर्टिकुलरली अगर नोट्स में हम एक टेबल बनाते जो सिर्फ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट के लिए ही बना है, जहां पे स्टूडेंट को सिर्फ यही सिखाया जाता है कि भाई रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन परसेंटेज में होता है, या फिर वो ऐसे डेसिमल में आ जाता है, राइट। और वेरिएंस और कोवेरिएंस परसेंटेज स्क्वायर में होता है, और जब वो डेसिमल में आता है ना बॉस, तो डिवाइड बाय 10,000 हो जाता है रादर देन 100, क्योंकि 100 इंटू 100 करना है ना स्क्वायर की वजह से, तो 10,000 हो जाता है। जब ये क्लैरिटी देते हैं ना तो बहुत मजा आता है, क्योंकि वो चीज आज लग गई एग्जाम में आके। और मुझे तो, मैं तो खुद शॉक्ड था, पर मुझे ये लगा कि यार उस बात को मैंने कभी इतना डिटेल में पढ़ाया सब है, पर एकदम वो होता है ना पीछे पड़ जाना एज अ टीचर, उस बात पे मैंने कभी इतना आपको इंपॉर्टेंस ही नहीं दिया कि आपको इसको एग्जाम में आपको ये बात याद रह गई हो। तो ध्यान से देखना सर, अगर बाकी सारी चीजें परसेंटेज में है और ये डेसिमल में है, तो डू यू अग्री, डेसिमल या तो आंसर पूरा डेसिमल डेसिमल में चला गया, परसेंटेज परसेंटेज में। अगर आपने ये परसेंटेज ले लिया है 8.5, है ना, उसमें से आरएफ भी परसेंटेज वाला ही माइनस करोगे ऑब्वियसली, जब बीटा से डिवाइड करोगे तो डू यू अग्री फाइनल आंसर परसेंटेज में आना चाहिए। अगर फाइनल आंसर डेसिमल्स में आ रहा है तो ये तो प्रॉब्लम हो गई ना, प्रॉब्लम आ गई ना, है ना। तो यहां मुझे पता चला कि यार ये एक स्कैम हो गया, राइट। बट दिल से बोलूं, नया क्वेश्चन था, एक स्टूडेंट, मतलब दोनों जगह प्रॉब्लम है यार। किसी स्टूडेंट ने इसका लॉजिक क्रैक किया, उसके लिए बहुत खुशी, अप्रिशिएबल, बहुत सलाम दिल से, है ना, क्योंकि मानना पड़ेगा अपने दिमाग लगाया, कुछ नया क्रैक करा। बट वो स्टूडेंट यहाँ आके अगर फंस गया तो उनको बुरा लग रहा है कि यार वो बंदे ने इतना सोचा, सब कुछ गया भी आगे, राइट, पर वो वहां के जाके फंस गया, क्योंकि ये उसने सोचा नहीं होगा, क्योंकि एकदम एकदम स्पेसिफिक नेचर का पॉइंट है, राइट। ठीक है, तो उस वजह से मैं बोलूंगा 7.14 लेना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू 8.5 डिवाइड बाय आरएफ, और 7.75 इक्वल्स टू समथिंग समथिंग माइनस आरएफ डिवाइड बाय, सॉरी, रेस्पेक्टिव बीटास। दो इक्वेशन 1 2 दोनों की में से सॉल्व हो सकता है, 3 4 में से 3 4 का यूज करके बीटा और आरएफ सॉल्व हो सकता है। बेस्ट पार्ट क्या है, जब दोनों से आरएफ 6 आता है तो कंफर्म ही हो गया कि मेरा आंसर करेक्ट है। क्यों? क्योंकि आरएफ सिक्योरिटी का नहीं बॉस, मार्केट का होता है, राइट। तो बीटा के 0.35 और 4 और आरएफ 6 करेक्ट। दिस वाज एवरीवन नोइंग द बीटास एंड देन आरएफ, और सिक्योरिटी मार्केट लाइन बनाने के ऊपर मैंने अभी इस वीडियो में काम नहीं किया, क्योंकि वो आप बिल्कुल कर सकते हो। ये क्वेश्चन, बुरा मत मानना, बुरा मत मानना, बहुत डिफिकल्ट नहीं था बॉस, मीडियम बोलेंगे, ये मैथ्स नहीं हुआ हमसे यार, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मतलब कितना क्लियरली उसने बोला कि जब आप ये दोनों है ना, तो आप क्या करोगे, एक्सपेक्टेड ही फाइंड करोगे। एक्सपेक्टेड मतलब सीएपीएम, तो रिस्क पे, अरे उसमें रिस्क प्रीमियम लगाओगे ही सही, फिर ट्रेनर्स भी बच रहा है तो उसका यूज करोगे ही सही, राइट। तो ये करने आप जाओगे तो चीजें खुलती जाएगी, ठीक है, परफेक्ट। इसके बाद सर क्वेश्चन नंबर 6A, एमएनए का है, न्यू और मीडियम। इसको भी मैंने इजी नहीं बोला, मीडियम बोला है, ठीक है। और ये वो पार्ट्स है जिसमें मैं फिर से कन्फ्यूज करूंगा कि यार जो मैं बोल रहा था ना कि यार अपन ने थोड़ा ज्यादा लाइटली ले लिया, मैंने इनको न्यू और इजी बता दिया था, ये वो पार्ट्स है, देखना सर, ठीक है। और मैं ऐसा कमिट भी नहीं करूंगा कि मेरी बुक से 90 प्लस का आया है ठीक है। बीएल एक कंपनी जो अक्वायर कर रही है एसपीएल को, अक्वायरर और टारगेट सेट कर लेते सर। ये हो गया हमारा अक्वायरर, ठीक है, और ये हो गया टारगेट। सर अब ध्यान से देखना सर, अक्वायरर का पीई रेशियो दिया और ईपीएस दिया है, ठीक है, इसका एमपीएस आ सकता है कुछ भी काम हुआ तो, ठीक है, इसके नंबर ऑफ शेयर्स दिए, तो टोटल अर्निंग सब कुछ आ सकता है मतलब अब, ठीक है। दूसरा कंपनी एसपीएल जो अभी अनलिस्टेड है, क्वेश्चन अभी अनलिस्टेड है, ठीक है, और वो उसको शेयर्स इशू करने चाह रहे हैं 4:5, मतलब पीएल अपने 4 शेयर देगी पर एवरी इट्स एवरी 5 शेयर्स, ठीक है। अभी आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो है ना सर, वो 50,000 है, किसके, एसपीएल के। तो अगर 50,000 शेयर में 4:5 का रेशियो लगाया जाए तो कितने शेयर्स इशू किए जाएंगे, 40,000। अब एक अच्छी बात सुनना, एसपीएल विल बी लिस्टेड बिफोर द एक्चुअल मर्जर टू डिस्कवर इट्स वैल्यू। अब भाई साहब एसपीएल क्या होगा, लिस्ट करा लेगा, क्योंकि जब कोई चीज लिस्ट होती है ना तो पब्लिक बाइंग सेलिंग करती है, तो उसकी एक्चुअल वैल्यू पता चल जाती है कि लोग कितना पैसा देने के लिए रेडी है। तो मर्जर के जस्ट पहले इनका लिस्ट कराने का प्लान है।
ईपीएस ऑफ द मर्ज्ड एंटिटी विल बी 5.5। मर्ज एंटिटी का ईपीएस अभी से बता दिया। नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट प्री मर्जर ईपीएस ऑफ एसपीएल। प्री मर्जर ईपीएस ऑफ एसपीएल, सर इसका तो सब कुछ दिया है, मानी बात। यहां अगर देखो 5.5 तो पोस्ट मर्जर डेटा है, तो समझ ये नहीं आ रहा है कि सर सिर्फ नंबर ऑफ शेयर के बेसिस पे, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर के बेसिस पे हम कैसे पता लगाएंगे, क्योंकि एक ही इंफॉर्मेशन के भाई उसके 50,000 शेयर थे मर्जर के पहले एसपीएल के, सिर्फ उसके बेसिस पे मैं कैसे पता लगाऊं प्री मर्जर क्या होगा। तो उसका एक ही सोल्यूशन बचा मेरे पास कि सर मुझे पोस्ट मर्जर अर्निंग्स पता है। अगर कोई सिनर्जी इन अर्निंग्स नहीं है, डू यू अग्री, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं तो सिनर्जी इन अर्निंग्स जीरो मानते, और बोला भी ना नो अदर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, क्यों लिखी होगी ये लाइन, माना सिनर्जी अर्निंग जीरो है, देन डू यू अग्री पोस्ट मर्जर और प्री सॉरी अक्वायरर और टारगेट दोनों के अर्निंग्स मिला लो तो पोस्ट मर्जर बनती है ना। तो हमने कहा ठीक है, ध्यान से देखना सर इसकी प्री मर्जर अर्निंग्स कितनी है, तो हमने कहा भाई साहब 2 लाख शेयर है और हर शेयर पे 5 रुपया है, तो 2 लाख शेयर हर शेयर पे 5 रुपया, 10 लाख प्री मर्जर ऑफ अक्वायरर होगा, है ना। सर कितने शेयर इशू करेंगे उसके अगेंस्ट 40,000, ये आप देख चुके हो। सर बीएल की पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, तो 2 लाख हमारे थे और 40,000 और इशू किए, तो टोटल 240 हो गए। अब 240 के शेयर पे सर अगर अगर 5.5 की अर्निंग्स है, तो डू यू एग्री पोस्ट मर्जर टोटल अर्निंग्स आ गई। हमने कहा ठीक है, 240 इंटू 5.5 करो तो 1320 की टोटल अर्निंग आ गई। अब 13,20,000 की पोस्ट मर्जर अर्निंग्स में अक्वायरर की अगर 10 थी और कोई सिनर्जी नहीं है, तो डू यू एग्री पूरा 320 किसका है, पूरा 320 किसका है, प्री मर्जर, इसका टारगेट का, अज्यूमिंग नो सिनर्जी। तो ये होता है सर आपका फर्स्ट पार्ट क्लियर। अब सॉरी नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देना, 320 डिवाइड बाय 50,000 शेयर थे पुराने, तो 6.4 का ईपीएस आ गया, फर्स्ट पार्ट डन। यानी क्या हो रहा है फर्स्ट पार्ट में, तो ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में ईपीएस है ना, ये मैं सेकंड पार्ट थोड़ा सा नीचे से लेना पड़ेगा मुझे, सेकंड पार्ट यहाँ से आएगा। सर एमपीएस पूछा है प्री मर्जर एसपीएल का, है ना, तो पी रेशियो क्या था देखें एसपीएल का, सॉरी सॉरी एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ एसपीएल, टारगेट का एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस लिस्टिंग के टाइम पे, अगर उसका पीई 10 है तो भाई ईपीएस था 6.4, पीई है 10, तो हो जाएगा 64 का प्राइस, 64 का प्राइस आ जाएगा। ठीक है, सी पार्ट देखते हैं। सर नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड, अगर प्राइस मेंटेन ईपीएस मेंटेन करना है, तो ईपीएस मेंटेन करना है तो पता ही है सर, ईपीएस मेंटेन करने का एक ही तरीका है, इन द शेयर ऑफ ईपीएस एक्सचेंज रेशियो क्रिएट कर दो। सर इन दी प्रपोर्शन ऑफ ईपीएस किया जब आपने, तो 6.4:5 आया, 1 से बड़ा एक्सचेंज रेशियो है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो ऐसे करके नंबर ऑफ शेयर्स इशूड आ जाएंगे आपके 50,000 इंटू 6.4 डिवाइड बाय 5 विच इज 64,000। ठीक है, दिस इज परफेक्ट। नाउ 6B क्वेश्चन एवरीवन, जहां पे ये देखा हुआ क्वेश्चन है ना, देखा हुआ क्वेश्चन है जिसमें याद है क्रिटिकल लाइन का कॉन्सेप्ट है, स्टडी मटेरियल में पूछा गया, लगभग उसके जैसा क्वेश्चन है लगभग, है ना। इसको देखा हुआ ही बोलेंगे, नए सिमिलर बोलेंगे, सेम नहीं है बस सिमिलर ही है ना, सिमिलर से नीचे तो नहीं है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 16 है, मई 09 में इसके पहले पूछा गया। यही कुछ ऐसे लिमिटेड क्वेश्चन है जो पुराने पुराने भी पूछे गए, अदरवाइज पूरा बुक लेटेस्ट एग्जाम पेपर्स के ऊपर बेस्ड था। अब आप इंपॉर्टेंस समझ गएंगे उस चीज का, वाई इज इट इंपॉर्टेंट टू रेफर टू अ कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल। मैं कमिटमेंट कर सकता हूं हर वो स्टूडेंट जिसने हमारी बुक देखी है उसको एक या दो क्वेश्चन छोड़ के सारे क्वेश्चन देखे हुए लगेंगे, मिलते जुलते देखे हुए। वैसा नहीं बोलूंगा कि 90+ अपनी बुक में से आया, मिलते जुलते देखे बोलूंगा, जैसे ये रहा मिलता जुलता देखा, इसका रेफरेंस दे दिया, लेकिन है तो इफेक्टिवली अलग ही, राइट। बट वो करने से एटलीस्ट आपको एक रिदम, एक थॉट प्रोसेस तो आ गया होगा माइंड में कि हाँ ये वाला फ्लो चलाना है हमें, माइंड में क्या थॉट्स रहना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करते नहीं, वो तो बन गए, राइट। तो ऐसे करके सर जी पूरा आपका डिस्कशन विद रिस्पेक्ट टू सॉल्विंग द न्यू एंड डिफरेंट एंड ट्रिकी पॉइंट्स ऑफ दिस एंटायर पेपर आपके सभी के सामने, इससे सीखिए, राइट। और लाइक कर दीजिए वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, अच्छा है सबको पता चलेगा, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अप दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।